कई बार मैंने सुना है कि पैसे भी खिलाने पड़ते हैं क्लेम निकालने के लिए। नहीं सर, अगर आप जेन्युइन हो क्यों क्लेम है 90% लोग तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं। हाँ वो ठीक है, वो मैंडेटरी है तो वो पुलिस करा से लेते बचने हैं। के लिए। इंडिया में वही बिकता है जो मैंडेटरी है और वही बात है ना, फिर उस हिसाब से सबसे ज्यादा मैंडेटरी होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, क्योंकि आपकी गाड़ी की आपको इंश्योरेंस है, आपका खुद का नहीं है। CAGR तक कहाँ पढ़ पाते हैं लोग? तो मत पढ़ो, मैं इसलिए तो मैं आपको बताऊं ना, अगर पूरा लाइफ फाइनेंशियल लिटरेसी पे ना जाए, सिर्फ इतना समझ लो, कोई नेक्स्ट टाइम कोई कुछ बेचने आए उससे CAGR पूछ लेना। कि आपके क्लाइंट्स पूछते हैं आपसे CAGR क्या नहीं होता पूछते हैं, बट मैं सिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ वो मुझसे पूछे। है? मुझे ऐसे 5 गलती बताओ या ऐसे फ्रॉड बताओ फाइनेंशियल फील्ड में जो हो रहे हैं, जो कॉमन लोगों को पता ही नहीं है। मिस सेलिंग सबसे पहले वो होता ये इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है। ठीक है। पहले तो आपको जो चाहिए वो आप अपनी जानो कि क्यों चाहिए। आप हर कहीं से नहीं, रील्स और वीडियोस से नहीं, ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट के साइट से आप उस बारे में थोड़ा जान लो, तो कोई मिस सेल नहीं कर पाएगा। मेरी 1 लाख पर मंथ इनकम है, मैं खुद पर्सनली कितना इन्वेस्टमेंट करूं हर महीने, कितने %? मैं पहले पूछूंगा घर पे मेडिकल, सपोज आपके ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, मेडिकल खर्चे या उस पर डिपेंड करते हैं बहुत सारे। आपके जो भी बेसिक लाइबिलिटीज हैं वो हटाइए। उसके बाद एक प्रोपोर्शन उसमें से इंश्योरेंस कवरेज के लिए डालिए जो आपके बाकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेगा। फिर 30-40% 30-40,000 एटलीस्ट आप इन्वेस्टमेंट के लिए निकालिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो यूथ है वो EMI की तरफ ज्यादा जा रहा है। बिल्कुल, तो फोन चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, वॉच चाहिए, गाड़ी चाहिए। मतलब हम जब EMI की बात कर रहे हैं तो आप ये सोचो कि इनकम से ज्यादा खर्चे। एक तो होता है कि जितना कमा रहा है उतना खर्च कर रहा है, वहां तक भी ठीक था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इनकम से ज्यादा खर्चे। और जो ये यूट्यूब पे, इंस्टा पे लैम्बोर्गिनी और फरारी गाड़ी दिखाते हैं कि भाई 150 करोड़ बना दिए ट्रेडिंग से, तो फिर सर फिर वो 2 लैम्बोर्गिनी खरीद रहे होते, वो यूट्यूब क्यों बना रहे हैं, रील क्यों बना रहे हो? मतलब इतना टाइम, इतना समाज सेवा तो मुझे लगता नहीं वो लोग इंटरेस्टेड है करने में कि अपनी लैम्बोर्गिनी छोड़ के यहाँ रील बना रहे किसी और के फायदे के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस के ऊपर। अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना तो SIP कराई हुई है, ना कोई म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है, ना कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है। वो डरते हैं इनफैक्ट इन चीजों में जाने से। उनको लगता है कि कोई कंपनी है जो उनसे पैसा लूटना चाहती है, जबकि कोई अगर आपको सही से इनके फायदे के बारे में बता दे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस लेने से आपकी क्या क्या टैक्स सेविंग्स हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड किस टाइप के प्रोडक्ट हैं जिससे आपका बहुत फायदा हो सकता है, SIP जैसी चीज क्या होती है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, और भी फाइनेंशियल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज के टाइम में लोगों के पास मार्केट में आ गए हैं। लेकिन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की बात करूं मैं तो उनकी रेंज से बाहर है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। तो ये कंप्लीट पॉडकास्ट उनके लिए है जो लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट सुन के बस डर जाते हैं। उनको पैसे बचाने का एक ही तरीका पता है कि पोस्ट ऑफिस जाओ और FD RD FD करा लो, 2,000-3,000 रुपए हर महीने जाओ भरे आओ, वो जो 5-6% दे देते हैं उससे अपना खुश रहो। लेकिन ऐसा अब नहीं है। बहुत सारी कंपनीज इस मार्केट में आ चुकी हैं जो लोगों की हेल्प कर रही हैं, और इन सभी में इन्वेस्टमेंट करने से आपकी टैक्स सेविंग भी होती है। तो ये पॉडकास्ट उन सभी को देखना है जो अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस लेने वाले हो, टर्म लेने वाले हो, हेल्थ लेने वाले हो और कम प्रीमियम में ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट आप ही के लिए बना है। क्योंकि आज जो मेरे गेस्ट हैं मिस्टर अंकुर हरलाल का फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। हजारों लोगों की लाइफ में उन्होंने इतने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट उनको दिए हैं जिससे कि बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग बचा पाए हैं। अगर आप किसी चीज के लिए 20,000 रुपए फर्ज करते हैं आप पे कर रहे हो एज इन EMI या फिर इंस्टॉलमेंट, और 20,000 की जगह वो आपकी इंस्टॉलमेंट 10,000 12,000 हो जाए, तो 6-7,000 रुपए वो आप पैसे SIP में डाल दो, FD में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो। उसके लिए जरूरी है एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि आपके घर पे होना चाहिए। जैसे आप एक फैमिली डॉक्टर रखते हैं, एक लॉयर रखते हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइजर होना भी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये पॉडकास्ट पूरा देखना, और फाइनेंशियल एडवाइजर का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा है मिस्टर अंकुर हरलाल का सर का, और इनको कॉल करना। कमेंट सेक्शन में भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अंकुर सर इतना मेरे पास अमाउंट है और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे कहाँ से बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, बताएंगे। कंसल्टेशन के कोई चार्ज नहीं है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उस डायरेक्ट कंपनी के थ्रू डील होगी, ये अपना कोई फीस नहीं रखते हैं। सही ना? बिल्कुल सही। तो स्वागत करते हैं इस शानदार पॉडकास्ट का। मेरे लिए भी दोस्तों बहुत अच्छा और नया होने वाला है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे प्रोडक्ट सीखूंगा और समझूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो नमस्कार सर, अंकुर सर, कैसे आप? एकदम बढ़िया। ध्रुव सर आप बताइए कैसे? एकदम बढ़िया सर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें सो दैट हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो पाए। हेलो एवरीवन, मैं अंकुर हरलाल का फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, बेस्ड इन गुवाहाटी, असम।
बट मेरे क्लाइंट्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इंडिया के कोने कोने में हैं, आउट ऑफ इंडिया भी NRI क्लाइंट्स हैं। मेरा मोटो कमीशन बेस्ड नहीं रहता कि किस प्रोडक्ट या किस म्यूचुअल फंड में कमीशन ज़्यादा है। मेरा मोटो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेनिफिटेड है। फिनटेल जो मेरी कंपनी की नाम है, हमारा फाइनेंशियल टेलर, आई एम ए फाइनेंशियल टेलर, जो आपके लिए टेलर मेड सॉल्यूशंस एज पर योर फाइनेंशियल नीड प्लान करके एंड कस्टमाइज करके देगा। बहुत बढ़िया। तो अंकुर सर, आपके पास बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो गया, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो गया, SIP हो गया। तो अगर आपको कोई नया क्लाइंट कॉल करता है, आपको ऑनबोर्ड करना होता है, तो एक वर्ड में आप उसको कैसे डाइवर्सिफाई करके समझाते हो? सर वो वन स्टॉप सॉल्यूशन इसीलिए है कि ताकि क्लाइंट को एक ही चीज़ के लिए अलग अलग जगह न जाना पड़े। और बड़ी बड़ी कंपनीज या जो ग्रुप्स हैं जो मैं पूरा जिनका हैंडल करता हूँ, वन स्टॉप तो नहीं होता है सर। पहले उनकी नीड समझते हैं, फिर उनकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में अगर बताऊं तो सबसे पहले अगर आप मेरे पास आए हो, मैं आपकी एग्जिस्टिंग चाहे इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट जो भी है उसको रिव्यू करूंगा। फिर आपके नीड्स को समझूंगा कि आगे आपके क्या क्या गोल हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से प्लानिंग करूंगा। और दोनों के बीच में जो गैप है आपके एग्जिस्टिंग और फ्यूचर में, उस गैप को फुलफिल करते हुए आपके लिए एक प्लान करके आपको कस्टमाइज करके दूंगा। फर्ज करते हैं मेरे किसी क्लाइंट के पास 50 लाख रुपए हैं, ठीक है, और वो उसके सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब वो आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या बताओगे, सर ये पैसा कहाँ डालो? ना तो उनके पास कोई इंश्योरेंस है, ना कोई SIP है, ना कोई म्यूचुअल फंड है, ना कोई टर्म है, ना कोई हेल्थ है। तब तो सर पहले तो मैं कभी ये नहीं बोलता कि ये पैसे यहाँ डालो। पहले ये जानना है कि वो पैसे उनके पास किस वजह से है या उनको नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कब है। अगर वो बोलेंगे 6 महीने बाद पैसे चाहिए तो मैं नहीं डलवाऊंगा। एंड ये ऐसा मेरे साथ हुआ एक क्लाइंट था, उनकी डॉटर की शादी होनी है, शादी फिक्स नहीं हुई है, तो शादी कल भी फिक्स हो सकती है, 2 साल बाद भी फिक्स हो सकती है। बिल्कुल। तो कह रहे 50-60 बेटी की शादी के लिए रखा हुआ, इसको आप एक बार डाल दो। मैंने नहीं इन्वेस्ट करा, आप सेविंग्स में रखो। मतलब वैसा रिस्क नहीं खेलना है कि 6 महीने बाद फिर मार्केट गिर जाए तो आप शादी थोड़ा डाउन कर दो। तो जहां आपको फिक्स टेन्योर पता नहीं है या आपका टेन्योर बहुत शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म आई मीन 2 साल से कम है, तो आप रिस्क मत लो। फिर अब बात आती है, अब अगर आप 50 का उनको कस्टमाइज करने बोलते हो, सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस लो, नहीं तो मैं नहीं करवाऊंगा इन्वेस्टमेंट। फिर लाइफ इंश्योरेंस लो। ये दोनों चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, आपका 50 लाख उठा के मैंने म्यूचुअल फंड में या कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, कल के डेट में भगवान नहीं करे आपके फैमिली में कोई भी बीमार पड़ा, आप सबसे पहला फोन मेरे को ही लगाओगे कि भैया वो पैसे निकाल दो। तो मेरे 1 साल 2 साल की मेहनत, वो प्लानिंग जो मैंने सोचा, वो तो कुछ होना नहीं है। आपकी भी मेहनत बेकार जाएगी और वो पैसे बेवजह खर्च हो जाएंगे जी। तो हेल्थ इंश्योरेंस उसका ताला है। तो पहले तो ताला लगाओ उस इन्वेस्टमेंट को। फिर बात आती है लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। अब आप ही नहीं रहोगे तो कौन उस पैसे को संभालेगा और कौन बढ़ाएगा और कौन काम लेगा। सही बात। और आपके नेक्स्ट जनरेशन को कौन संभालेगा। तो इसलिए फिर पहले लाइफ इंश्योरेंस भी जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस को बहुत लोग वैसे ले लेते हैं कि मरने के बाद उसके पैसे हमें नहीं चाहिए। वो मरने के बाद के पैसे नहीं है, वो मरने के बाद भी वो अपनी कमी पूरी कर रहा है। आप जाने के बाद भी, आज देखिए कहीं ना कहीं हर चीज पैसा है। आज आप महीने में जो कमा रहे हो उससे घर चल रहा है, उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है जी। कल आप नहीं रहो तो भी कम से कम आपके पीछे वाले उस पैसे के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, उसकी सिक्योरिटी है लाइफ इंश्योरेंस। तो आप जो पूछे थे ना क्यों जरूरी है, कल को आज पता नहीं किसी को, और आफ्टर कोविड हम सब ने देखा, हम सब ने किसी न किसी को खोया है अपनों को, जो सडनली चले गए। तो हम जो अगर सोचते कि नहीं हम तो 70 तक जिएंगे, तो ये तो हमें पता नहीं है। कल को मैं सडनली चला गया तो मेरे पीछे वाले किसी के आगे हाथ ना फैलाए, वो तैयारी करके जाना चाहता हूँ। ऑब्वियस है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे थोड़ा सा सक्सेस रेट के बारे में बताओगे आपके क्लाइंट्स का। हाँ। फॉर एग्जांपल फर्ज करते हैं आपने 1000 इंश्योरेंस करे, लाइफ इंश्योरेंस, तो आपने अब तक कितनों को क्लेम दिलाया? परसेंटेज वाइज तो नहीं बोलूंगा, बट जितने भी क्लेम्स अभी तक लाइफ के आए हैं, अनफॉर्चुनेटली जो भी मेरे क्लाइंट एक्सपायर हुए, क्लेम सबको मिला है। एक को नहीं मिला था, उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर था, मुझे भी नहीं बताया था। तो नॉन डिस्क्लोजर में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप जेन्युइनली पॉलिसी ले रहे हो, लेते समय अगर आप जेन्युइन हो, आप इनोसेंट हो, तो क्लेम मिलते समय मेरी गारंटी क्लेम मिलना है। वही मुझे एक पॉइंट पूछना है, क्यों नहीं मिला था उनको? उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, कुछ थी एग्जिस्टिंग चीजें जो उन्होंने नहीं बताया उनके हैबिट्स और डिजीज के बारे में, तो उस वजह से रिजेक्ट किया। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी आज के डेट में आपको ऐसे ही मुंह उठा के नहीं बोल सकती कि हम नहीं देंगे। नहीं देने के लिए उनको रीजन चाहिए, और उनको क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो मुझे पता है। तो वो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपके वक्त बनाते वक्त वो सारे रीजंस को पहले ही काट दूं। मुझे कुछ रीजन बताओगे आप? जैसे अभी एक मैंने बोला नॉन डिस्क्लोजर, सबसे बड़ा रीजन। कोई क्रोनिक डिजीज हो, कुछ भी हो,
अब होता यह है कि आप एज ए लेमैन या कस्टमर को नहीं पता है कि क्या क्या बताना है, तो हर बार कस्टमर की भी गलती नहीं होती है। आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या क्या बताना है। आपको हाइट वेट बताना है, आपको आपके लाइफ हैबिट्स बताने हैं, आपकी एग्जिस्टिंग डिजीज, प्री एग्जिस्टिंग सर्जरी सब बताना है। यूजुअली कितने टाइम में जो क्लेम है वो आ जाता है अकाउंट में? क्लेम में सर डिपेंड करता है केस टू केस, बट फिर भी 2-3 महीने में मिल जाता है पैसा। फॉर एग्जाम्पल अगर documentation। सामने वाले का नॉमिनी भी नहीं रहा, उस केस में किसको मिलता है? फिर वो और लंबा प्रोसेस हो जाता है। वही अगेन, नॉमिनी भी अगर नहीं है किसी पॉलिसी में तो मैं उसके लिए उस एजेंट या एडवाइजर को ब्लेम करूंगा, वो उसकी जिम्मेवारी थी। बिना नॉमिनी के पॉलिसी बना के क्या फायदा? फिर वो आपका काम बढ़ गया, वो लीगल हायर सर्टिफिकेट और वो सब निकालना पड़ेगा। मिलेगा पैसा बट प्रोसेस लंबा होगा। नॉमिनी और जिसकी पॉलिसी हुई है वो दोनों एक साथ एक ही कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उस केस में पैसा किसको मिलता है? लीगल हायर। लीगल हायर को। फिर वो कोई ना कोई जो उनकी फैमिली में जो नेक्स्ट डिपेंडेंट होंगे वो लीगल हायर सर्टिफिकेट निकाल सकता है कि इनके बाद अब मैं हूँ, मिल जाता है। मिलेगा 1 महीने 2 महीने में मिल जाता है सर, डिपेंड करता है। अब सारा डॉक्यूमेंटेशन अगर सही हो तो 1-2 महीने में, नहीं तो 3 महीने 6 महीने भी लगते हैं। वो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन पे। कई बार मैंने सुना है कि पैसे भी खिलाने पड़ते हैं क्लेम निकालने के लिए। नहीं सर, अगर आप जेन्युइन हो क्यों खिलाना है? आज के डेट में सब डिजिटल है, कोई पैसे नहीं की जरूरत है। इंश्योरेंस बेचने के लिए हमेशा एक धमकी क्यों देते हो आप कि आप मर गए तो क्या होगा? नहीं सर, डरा के नहीं बेचना है। मतलब अब मैंने भी अभी आपको बताया, मैंने फीचर्स बताए कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। मैंने ये बोला कि आपके बाद वालों का सिक्योरिटी है। मैंने आपको नहीं कहा आप मर गए तो क्या, मैं सवाल ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए डेथ अगर हम लोग मांगेंगे तो वो सच है, डेथ इज ए ट्रूथ, तो हम उसको तो इग्नोर कर नहीं सकते। अब उसके बाद की क्या तैयारी है वो तो हमें अभी करनी पड़ेगी ना, जब हमें ये नहीं पता कि वो कब होगी। अच्छा, मैंने ना एक इसमें पैटर्न देखा है, जितने भी इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, कंपनीज जो मैनेजर लेवल पर होते हैं वो क्या करते हैं, नए नए इंश्योरेंस एजेंट हायर करते हैं, उनसे बोलते हैं भाई अपने नियर डियर रिश्तेदार उनको आप पिच करो, और जैसे ही वो एजेंट्स अपने रिश्तेदारों को पॉलिसी बेच देते हैं फिर उसके बाद मैनेजर उनको कट आउट कर देते हैं, फिर वो नए एजेंट हायर करते हैं। मैंने ऐसा पर्सनली बहुत पास से देखा है। आप मानते हो इस बात से? होता है सर, यही डिफरेंस है। मैंने अपने काफी पॉडकास्ट में भी कहा है, एजेंट और एडवाइजर में ये डिफरेंस है सर। एक फाइनेंशियल एडवाइजर एक अपनी कंपनी, अपना फर्म लेके चल रहा है अपने हिसाब से, और वो किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा। वो क्लाइंट बेनिफिटेड हर कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके बेच रहा है। मेरे लिए कोई कंपनी अपना नहीं है, मेरे लिए वो प्रोडक्ट अपना है जो ज्यादा बेनिफिट कम प्रीमियम में और क्लाइंट को बेनिफिट दे। तो अभी टोटल कितनी कंपनीज आपके पास? इंडिया में जितनी है उन सबसे हमारा टाइप। कोई कंपनी नहीं छोड़ी हुई आपने? है सबकी, ये जरूरी नहीं है बेचूंगा। कई कंपनीज ऐसी हैं जिनके साथ टाई अप है, एक भी प्रोडक्ट आज तक नहीं बेचा। स्टार मार्क्स इतने लगाते हैं क्लाइंट को बेवकूफ बना, वो नहीं बिकेगा हमसे, वो मैं नहीं बेच सकता। तो आप कितना टाइम देते हो स्टडी में कि किसका नया प्रोडक्ट आया, कितना अच्छा प्रोडक्ट है? सर डेली लर्निंग है। डेली लर्निंग है। डेली अब इतना कंपटीशन है, हर प्रोडक्ट चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, जितना नया मैं सीखूंगा उतना ज्यादा बेटर मैं बेच पाऊंगा। इसके लिए भी आपने सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन किया? हाँ सर, पूरा IRDA का, MP का सबका लाइसेंस होता है। म्यूचुअल फंड के लिए अलग, इंश्योरेंस के लिए अलग, प्लस अभी अब एक नया प्रोडक्ट आया SIF इन्वेस्टमेंट में, तो उसके लिए फिर से एग्जाम देना है, फिर लाइसेंस लेना है, तो वो सारा प्रोसेस है सर। कभी कोई ऐसा मोमेंट आया आपने कोई प्रोडक्ट बेच दिया हो, बाद में उससे अच्छी कोई पॉलिसी आ गई, आपने लगा यार मैंने अभी क्यों बेच दिया, बाद में दे देता? है सर, चेंज करते हैं रिन्यूअल के टाइम पे। लाइफ में नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट उसके भी ऑप्शंस हैं। हुए हैं मेरे साथ। मेरा सर हेल्थ इंश्योरेंस के रिन्यूअल के टाइम पे मैं हर बार चेक करता हूँ कि लास्ट ईयर जो मैंने आपको दिया था, इस साल अभी उसके बेटर कोई प्रोडक्ट है क्या। अनलेस एंड अनटिल आपको कोई ऐसी डिजीज है कि आपका पोर्ट नहीं हो सकता, अगर वैसा कुछ है तो मैं पोर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि कोई बेटर प्रोडक्ट हो। अब रही बात लाइफ इंश्योरेंस में, ऐसा होता नहीं है पोर्ट सिस्टम, बट फिर भी हम कंपेयर करते हैं। जैसे अभी एक बीच में प्रोडक्ट आ गया, मैं पहले टर्म प्लान बहुत सेल करता था ट्रेडिशनल। मतलब मेरा रिकॉर्ड है लास्ट 6 ईयर्स में मैंने सिंगल ट्रेडिशनल प्लान नहीं बेचे, एक भी सिंगल ट्रेडिशनल प्लान नहीं बेचा, और मैं नहीं बेचूंगा। मुझे नहीं आपको बेवकूफ बना के 2 साल बाद आपसे गाली खानी है। वो 7-8% का रिटर्न मिलना है, दिखाने में मैं कुछ भी दिखा दूंगा, बट वो नहीं, मैं नहीं बेचता। तो मैं टर्म प्लान पहले बेचता था, अभी भी बेचता हूँ, बट अब मेरा फोकस ज्यादा एक टुलिप बोल के प्लान है। पहले टाटा लेके आए, और भी कंपनी, टाटा ही है, टाटा का है, और भी कंपनीज अब उसके बाद लेके आने लग गए। जब से वो प्रोडक्ट आया मैंने टर्म प्लान भी बेचना कम कर दिया, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपने प्रीमियम दिया, पैसा आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा, कुछ एक पोर्शन काटेंगे लाइफ कवरेज के लिए, बट लाइफ कवरेज आपको टर्म प्लान की तरह मल्टीपल देंगे। अच्छा। यूलिप में क्या होता था सर, आपने 1 लाख का प्रीमियम दिया, 10 लाख का लाइफ कवरेज, 10 साल में आप 10 लाख दे दोगे, तो 10 लाख का ही कवरेज है। तो मैं यूलिप नहीं बेचता था पहले। कोई सेंस नहीं है, लोग ले लेते हैं, वो बेचने पे आना चाहिए लोग, मैं नहीं बेचता वैसा।
ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें प्रीमियम आप 1 लाख दे रहे हो, कवरेज आपको 1 करोड़ मिल रहा है, और वो 1 लाख आपका जा रहा है म्यूचुअल फंड में, तो कहाँ दिक्कत है? अच्छा, ऐसे भी तो मैं म्यूचुअल फंड में ही डाल रहा हूँ पैसे, मेरे को अगर हाँ। इन्वेस्टमेंट करने, तो 1 लाख में से 10-20 हजार कट भी गए, जो कटे हैं वो भी मिलेंगे मुझे 11th ईयर में, ओके। तो वो मेरे लिए एफडी हो गया। तो जब मेरे को फ्री में लाइफ कवरेज मिल रहा है तो मैं टर्म प्लान में भी प्रीमियम क्यों दूं? तो ये एक Okay. ऐसा प्रोडक्ट है, और प्लस टर्म प्लान में जो मुझे मिलेगा 1 करोड़ 2 करोड़ मेरी इनकम के बेसिस पे, हाँ जी। यहाँ पे विद टाइम आपका फंड वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ कवरेज बढ़ेगी, तो आज से 20 साल बाद आपका लाइफ कवरेज 5 करोड़ का हो जाएगा। और किस कंपनी से है ये प्रोडक्ट? टाटा का तो प्राइमरीली टाटा लेके आया था इसको मार्केट में, अब काफी कंपनीज के हैं ये प्रोडक्ट। मुझे भी लेना है सर ऐसा प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट मैंने वही कह रहा, आपने जो कहा ना, कभी चेंज करते हो कि आपको लगा आपने गलत प्रोडक्ट दे दिया, गलत नहीं कहूंगा, मैंने जब दिया था तब वो बेस्ट था, बट आज के रेट में अगर कुछ उससे बेटर है तो आई डोंट फील कि मैं क्लाइंट को ये कैसे कहूं कि मैंने उस वक्त ये दिया। सर नया प्रोडक्ट आया है, विद टाइम चेंज करना पड़ेगा। मैंने बहुत टर्म प्लान बंद करके ये वाले प्लान दिए हैं, खुद का भी चेंज किया। हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टर्म इंश्योरेंस? दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। ज्यादा क्या है? अगर आप उस पे, तो फिर आप बताओ कि कौन सा ज्यादा सच है, कि मरना या बीमार पड़ना? दोनों ही सच है। तो वैसे ही दोनों की अपनी अपनी नीड है, बीमार पड़ना है तो हेल्थ इंश्योरेंस, अगर कुछ हो जाए तो ज्यादा क्या सेल होता है आपका? सेल सर हेल्थ ज्यादा होता है, बट मुझे लगता है लोगों को टर्म भी लेना चाहिए। एंड मैं कोशिश करता हूँ सर, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं वो, उनका एक मेरे पे ट्रस्ट है। विद टाइम मेरे साथ जब काम करते हैं उनको समझ आ जाता है कि मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं उनकी नीड फुलफिल कर रहा हूँ। तो मेरा ये पूरा सर्कल रहता है, आपका इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस का एक पैकेज रहेगा। मेरे क्लाइंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको एडुकेट मिलेंगे, और लाइफ भी जितना होना चाहिए। लाइफ में भी एक कंडीशन है, टर्म प्लान हम कह देते हैं तो लोग 1 करोड़ 2 करोड़ ले लेते हैं, मर्जी से मत लो सर। आपकी HLV जानो, HLV क्या है आपको पता है सर? नहीं। IDV पता है सर? गाड़ियों के इंश्योरेंस करवाते हो? नहीं, मुझे IDV HLV मैं बिल्कुल इसमें नहीं गया हूँ। यही तो दिक्कत है सर, हमें पता। आपके पास गाड़ी होगी सर? हाँ है। इंश्योरेंस है? हाँ है। उसकी IDV नहीं पता तो फिर कैसे इंश्योरेंस है? सर ये तो हमारे जो 150 करोड़ लोग देख रहे हैं, हाँ इनको भाई। भी नहीं पता। वही चक्कर। बताइए क्या होता है? IDV है आपका गाड़ी का इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो वो गाड़ी की वैल्यू है आपकी, जब आपने खरीदी थी तब 20 लाख की होगी, आज तो नहीं है। अभी लिए सर एक नई गाड़ी, उसका है। हाँ, तो नई गाड़ी में आपने जो भी आपने शोरूम से लिया है और बाहर आते ही उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो इंश्योरेंस ने जो उसको वैल्यू डिक्लेयर किया है, वो IDV होता है। ठीक है। इन केस आपकी चोरी हो गई, जल गई, कुछ भगवान नहीं करे तो आपको, आप सोचोगे शोरूम वाला पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? कम ही मिलेगा। कम मतलब वो एग्जैक्ट फिगर है, वो आप प्रीमियम देने से पहले पूछो ना। यही तो दिक्कत होती है। आपको कोई मोटर इंश्योरेंस बेच के जा रहा है, आप तो प्रीमियम देखोगे, कोई 25 की दे रहा है, मैं आके आपको 20 की दे दिया। अच्छा, मैं बीच में रोक रहा हूँ। 90% लोग तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लेते हैं। हाँ वो ठीक है, वो मैंडेटरी है तो वो करा लेते हैं। इंडिया में वही बिकता है जो मैंडेटरी है। पर वही बात है ना, फिर उस हिसाब से सबसे ज्यादा मैंडेटरी होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, क्योंकि आपकी गाड़ी की आपको इंश्योरेंस है, आपका खुद का नहीं है। अभी जब आपके खुद के इंश्योरेंस की बात आई तो आप कह रहे हैं एजेंट डरा के बेचते हैं। मैं सर मैं क्या बोलूं। तो वही फिर हम बात कर रहे थे HLV की। जी। तो वैसे ही ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है। हाँ जी। आपके एक इनकम होगी, आप ITR फाइल करते होंगे। हाँ। आपके एज के अकॉर्डिंग आपकी जो इनकम है उसका मल्टीपल होता है। सपोज 30 ईयर्स का कोई बंदा है, उसकी इनकम अगर 2 लाख 5 लाख 10 लाख, एनुअल इनकम 10 लाख है, तो उसकी 2.5 करोड़ की HLV है, लाइफ वैल्यू है, तो उसको 2.5 करोड़ का मिलेगा टर्म प्लान। अगर वो 10 लाख की ITR फाइल कर रहा है तो तब उसको 2.5 करोड़ तक का 25 टाइम्स 30 टाइम्स वो IRDAI का एक पूरा टेबल है, इस एज के इतने इनकम पे उसको इतना मल्टीपल मिलेगा। ठीक है। तो वो मल्टीपल आपको जहां तक आप एलिजिबल हो उतना लेना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी एलिजिबिलिटी कमते जाएगी, वैल्यू जो है कमेगी। तो लाइफ इंश्योरेंस जितने जल्दी और जितने ज्यादा अमाउंट का आप ले लोगे उतने कम प्रीमियम में आप सिक्योर्ड हो जाओगे। लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस? सेम है, सेम ही है। लाइफ इंश्योरेंस में लोग ट्रेडिशनल प्लान बेच देते हैं, बट मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रेडिशनल में ना जाएं। वो 7-8% का रिटर्न मिलेगा, चाहे कैसे भी घुमाएं। अगर कोई आपको कोई भी ट्रेडिशनल प्लान बेच रहा है, आप उसको एक सवाल कर लो, इसका CAGR क्या है? वो या तो बंदा आपको दोबारा फोन नहीं करेगा। CAGR तक कहाँ पढ़ पाते हैं लोग? तो मत पढ़ो, मैं इसलिए तो मैं आपको बताऊं ना, अगर पूरा लाइव फाइनेंशियल लिटरेसी पे ना जाएं, सिर्फ इतना समझ लो, कोई नेक्स्ट टाइम कोई कुछ बेचने आए उससे CAGR पूछ लेना। मुझे तो ये लगता है कि आपके क्लाइंट्स पूछते हैं आपसे CAGR क्या? नहीं पूछते हैं, बट मैं सिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ वो मुझसे पूछे। क्लाइंट्स तो ये सर आप कर लो, अंकुर जी आप देख लो, बट मैं चाहता हूँ वो सीखे, वो जाने।
सिर्फ ट्रस्ट पे ना करे काम, इतना अच्छा, जानना थोड़ा चाहिए। हार्श, मतलब मुझे ये बताओ अंकुर भाई, आपको दिन में कितने लोग ब्लॉक कर देते हैं? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज तक किसी के ब्लॉक लिस्ट में नहीं हूँ, किसी भी क्लाइंट के। कभी ऐसा हुआ क्लाइंट ने कहा बार बार फोन क्यों कर रहे हो, नहीं लेना इंश्योरेंस, रख दो फोन? वैसे कॉल करते ही नहीं सर। हम कॉल करते हैं, पहली बात तो कोई रेफरेंस से या कहीं से आ रहा है। हम ग्रेस ऑफ गॉड इलाइट क्लाइंट्स हैं काफ़ी मेरे। अब आपने किसी अपने आपको अगर मैंने बेनिफिट करवाया, चाहे इंश्योरेंस में चाहे इन्वेस्टमेंट में, आपके सबसे क्लोज वंस को आप बोलोगे या नहीं बोलोगे? आप चाहोगे ना आपको फायदा हुआ तो उनको भी हो। सर मैं ये काम कर रहा हूँ प्रोफेशनली, बट इसमें सोशल इनबिल्ट है मेरा कि मेरे को कहीं ऐसा मौका मिले कि मैं आपके लाइफ में एक चेंज ला सकूं, कुछ फायदा करवा सकूं आपको। तो जैसे ही आपको फायदा होगा, आप चाहोगे आपके क्लोज वन को फायदा हो। तो मेरे को टच वुड वैसे कॉल्स करने नहीं पड़ते कि ले लो, वो कहीं ना कहीं रेफरेंस से आते हैं। फिर भी चलो जब डिस्कशन होता है मैं उनको उनकी नीड समझाता हूँ कि आपको ये जरूरत है या नहीं है। तो बेचने वाला कॉन्सेप्ट होता नहीं है, इसलिए ब्लॉक लिस्ट या ले लो में नहीं जाना पड़ रहा है अभी तक तो, और जाना भी नहीं चाहता उस चीज में। ओके, तो कोई नया बंदा अगर इस फील्ड में एंटर हो रहा है, आपकी फील्ड में फाइनेंस में, तो आप उसको क्या सजेशन दोगे कि आप ये पॉइंट्स फॉलो करो और इन चीजों से दूर रहो? आप पूछ रहे हो मतलब बेचने एज एन एडवाइजर, एजेंट? तो सर मैं चाहूंगा कि अब अगर कोई नया इस फील्ड में आ रहा है, एजेंट बन के मत आओ। बिकॉज एजेंट क्या है, वो किसी एक कंपनी दो कंपनी से टाई अप करेगा, तो आपके पास है ही जब एक चीज, तो वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, आपको बेचना पड़ेगा जी। कल को मार्केट में उससे बेटर प्रोडक्ट आ गया तो आप नहीं बेच पाओगे। तो अगर आपको इस फील्ड में आना, आप एज ए एडवाइजर आओ, आप पूरी बास्केट लेके आओ, तब आप क्लाइंट को बेनिफिट करवा सकते हो। मोटिव कभी कमीशन मत रखो कि आपको कितना मिल रहा है, आप ये देखो आप कितना दे रहे हो, क्या बेनिफिट दे रहे हो। अगर वो मोटिव रखोगे तभी फायदा है काम करके। आपने एज एडवाइजर शुरू किया था या एज एजेंट? एज एन एडवाइजर, एज एडवाइजर डे वन से एज एन एडवाइजर। कब सोचा आपने यार फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है? सर इसमें भी थोड़ी बैक स्टोरी है। एक्चुअली मेरा हमेशा से था, बिजनेस माइंडेड था कि बिजनेस करना है। तो आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया, जब स्टार्टअप इतना बूम नहीं था, 2010-11 आई वाज जस्ट 18। पहले तो मैं 17 पे ही गया था सीए के पास कंपनी खुलवाने, तो उन्होंने बोला नहीं 17 में नहीं खुलेगा। अब तब उतना स्टार्टअप का था भी नहीं, तो अब तो खुल जाती है, तो उस वक्त नहीं खुलता था। तो आई वाज वेटिंग कि 18 होऊंगा उस दिन अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलूंगा, डायरेक्टर बनूंगा। तो वहां से था स्टार्टेड। 1-1.5 साल किया, पैसा कमाया, बट वो सुकून नहीं मिल रहा था। देन आई रियलाइज्ड कि मुझे कुछ चेंज लाना है, कुछ इम्पैक्ट लाने में ज्यादा सुकून मिलता है रेदर देन पैसे कमाने में। एंड वो जो कंपनी हमने खोली वो प्रोडक्ट सेलिंग में था, उससे कुछ मैं लाइफ में तो चेंज ला नहीं रहा था किसी। देन आई स्टार्टेड, तब मैं ग्रेजुएशन पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर में था, दिल्ली से पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते आई रियलाइज, सब मुझे बोलते थे यार तुझे गुस्सा नहीं आता, तू गुस्सा नहीं करता। तो वो मुझे लगा अच्छा ये भी एक क्वालिटी है। तो मैंने पहला सेमिनार किया एंगर मैनेजमेंट पे। फिर उससे बाद वो सेमिनार के सिलसिले चले, फिर डिप्रेशन, सुइसाइडल, मैट्रिमोनियल में बहुत सारे इश्यूज आए, उन पे मैंने बात की। रिलेशनशिप, चाइल्ड, हाँ वो मैं काउंसलर था, उसमें सब कुछ आता है। कोई चाइल्ड एब्यूज हो गया, कुछ भी है, तो बहुत सारी फील्ड्स पे सेमिनार किए, पर्सनल काउंसलिंग किए। वहां से मैंने लोगों में क्या दर्द है, क्या है, बहुत कुछ सीखा, पर्सनली फील किया, हजारों लोग के लाइफ में कुछ चेंज ला पाया। वहां फिर मुझे एक चीज दिखा, जो डिप्रेशन और सब चीज के पीछे फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा कारण था। तो या तो बंदा अवेयर नहीं है, या उसको कुछ कोई गलत बेच के जा रहा है। तो वो मुझे एक गैप दिखा, और मैंने खुद भी फेस किया। जब मुझे फाइनेंशियल प्लान करना था या इन्वेस्ट करना था, मुझे कोई ऐसा बंदा मिला नहीं जो आज मैं सिंगल बास्केट में अनबायस्ड सर्विस दे रहा हूँ। तब आज से 10 साल पहले कोई मुझे मिल जाता तो शायद मैं इस फील्ड में नहीं घुसता। तो मुझे वो रिक्वायरमेंट फील हुआ कि कोई अनबायस्ड क्यों नहीं दे रहा है, कोई मुझे कंपैरिजन सीट क्यों नहीं दे रहा है कि ये है, आपको ये क्यों लेना है। तो वो सारी नीड देखते हुए फिर मैंने इस पे 1-1.5 साल पहले रिसर्च किया। तो ज्यादातर सब वही मिले कि हाँ बन जाओ और बेचने लग जाओ। तो वैसा नहीं करना था। देन आई फेल्ट, और फिर कोविड आ गया। तो जस्ट कोविड के पहले ही मैंने स्टार्ट किया, एंड मोटिव यही था कि अनबायस्ड और क्लाइंट बेनिफिटेड सोशल कॉज के लिए काम कर, सोशल कॉज प्रोफेशनली कर रहे हो, बट आप सोशल इम्पैक्ट के साथ करो, सोशल कॉज के साथ करो। एंड आई गॉट टू नो फ्रॉम योर सोशल मीडिया प्रोफाइल कि आप तो आते भी बैकग्राउंड से हो, जो एक्चुअली सोशल वर्कर जीन्स में है, जेनेटिक्स में है, क्योंकि मतलब मेरे जन्म से पहले से भी पापा वाज इनटू सोशल सर्विस। तो बचपन जो बीता है ना उनको सोशल सर्विस में, और किसी के दुख में काम आते हुए, या सोशल सर्विस में वो हर समय उसी में रहे। तो वो ही एक एनवायरमेंट था। तो वो कहीं ना कहीं वो सोशल सर्विस या लोगों के लाइफ में कुछ बेटर करने की
वो तब से शायद अंदर कहीं ना कहीं वो रह गया था, जिसको अब मौका मिला है तो अब अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पर्सनल काउंसलिंग वगैरह आज भी करता हूँ। उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ इस चीज की वजह से। एज ए साइकोलॉजिस्ट करते थे आप? एज ए साइकोलॉजिस्ट। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल काउंसलर का मैंने पहले तो कोर्स कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ा हूँ, तो नहीं था। फिर मैं एक हॉस्पिटल में बैठने लगा था, देन आई नीड सम सर्टिफिकेशन, तो मैंने क्लिनिकल काउंसलिंग का कोर्स किया था, बट आई वाज डूइंग इट प्रोफेशनली। मैंने मतलब काफी सेमिनार्स। तो आप मेडिसिन वगैरह सब रिकमेंड? नहीं, वो साइकियाट्रिस्ट है ना। मैं साइकोलॉजिस्ट, मतलब काउंसलिंग, ओनली काउंसलिंग। यू आर लुकिंग आल्सो लाइक अ साइकोलॉजिस्ट। Those who get to know from the faces. अब समझ लीजिए फाइनेंशियल काउंसलिंग कर रहा हूँ। फाइनेंशियल प्लस मेंटल काउंसलिंग। हाँ, वो इम्पैक्ट, हाँ वो बहुत हेल्प करता है क्लाइंट को कन्विंस करने में, समझाने में। तो मुझे ऐसा लगता है आप फेस देख के बता देते हो ओहो यू नो आई नीड दिस। ठीक है। अच्छा, आज के टाइम में मुझे ऐसे 5 गलती बताओ या ऐसे फ्रॉड बताओ फाइनेंशियल फील्ड में जो हो रहे हैं, जो कॉमन लोगों को पता ही नहीं है। मिस सेलिंग सबसे पहले, वो होता ये इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है। ठीक है। पहले तो आपको जो चाहिए वो आप अपनी जानो कि क्यों चाहिए, और उस प्रोडक्ट के बारे में आजकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप हर कहीं से नहीं, रील्स और वीडियोस से नहीं, ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट के साइट से आप उस बारे में थोड़ा जान लो, तो कोई मिस सेल नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगर हम फ्रॉड और मिस सेलिंग की बात करें तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ सबसे ज्यादा मिस सेलिंग जिस प्रोडक्ट में हमें सबको पता ही नहीं है। जैसे अभी मोटर की बात करी हमने, और नॉन मोटर ऐसे फायर इंश्योरेंस, बर्गलरी, आपके मेरीन हो गया, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ऐसे तरह के जनरल इंश्योरेंस की बहुत कैटेगरीज हैं जो हमने सुनी भी नहीं होंगी। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसे भी इंश्योरेंस होते हैं, लाइबिलिटी इंश्योरेंस या इस तरह के बहुत हैं। आज आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, आप ऑनलाइन जाके प्रीमियम कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। एक आम इंसान को प्रीमियम से ही मतलब है, बाकी बेनिफिट्स हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। बट आपको एक अगर फायर इंश्योरेंस या बर्गलरी या लाइबिलिटी इंश्योरेंस कराना, आपको कहीं प्रीमियम कंपैरिजन नहीं मिलेगा। तो वहां पे एक सबसे बड़ा फ्रॉड है प्रीमियम का। ठीक है। क्योंकि वो ऑनलाइन तो अवेलेबल है नहीं, जो मर्जी जिसने लगा दिया। दूसरा वहां पे फ्रॉड है कि वहां पे इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि एक को थोड़ा सा चेंज कर दो तो सारा प्रीमियम का खेला चेंज हो जाता है। ठीक है। तो क्लाइंट आपको फंसाने के लिए वो अंदर कुछ चेंजेस कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता है। मैं इंश्योरेंस कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, स्कूल की बिल्डिंग का इंश्योरेंस घर बोल के बना हुआ है सर, इससे ज्यादा फ्रॉड क्या बताऊं मैं आपको। अरे बाप रे। प्रीमियम कम कर दिया। पिछले साल किसी ने स्कूल का इंश्योरेंस स्कूल बोल के बनाया होगा तो प्रीमियम ज्यादा आया होगा क्योंकि कॉमर्शियल है और ये वो। अगली बार रिन्यूअल के टाइम पे किसी एजेंट ने चिपका दिया, सर मैं तो इतने में बना दूंगा। अब वो सर ने तो नहीं देखा अंदर क्या लिखा है। अच्छा। कि बिल्डिंग का डिक्लेरेशंस और वो सब नहीं पढ़ते हम। कोई नहीं पढ़ता कि मेरी बिल्डिंग के इन्होंने क्या वैल्यू दी है, क्या डिक्लेरेशन दी है, क्या कैटेगरी बताया, कुछ देखते नहीं है। वो कैटेगरी को चेंज किया, प्रीमियम कम हो गया, बंदा तो राजी हो गया। बट क्या क्लेम मिलेगा सर? क्लेम तो नहीं मिलेगा। तो फिर वो पॉलिसी लेते क्यों है जब आपको क्लेम नहीं मिलेगा? गजब फ्रॉड है सर। बहुत फ्रॉड है सर, बहुत है। और ये फील्ड में सच में मैं कहूंगा मेरे अगल बगल वाले भी सब कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं मैं भी करूं। मतलब ये इनको लगता है कि बस कमीशन कमाना है सर, कमीशन ज्यादा है भी नहीं, बट वो उसको ज्यादा कर लेते हैं। और मैं जैसे अभी हम सोशल कॉज की बात कर रहे थे, कमीशन किस पर है, किस प्रोडक्ट पर है? सर प्रोडक्ट की बात नहीं है, वो प्रोडक्ट उसी पे है जिसपे आपको लॉस है, जिसपे क्लाइंट को सबसे ज्यादा लॉस है। लाइफ इंश्योरेंस नहीं, वैसे प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा मैं। हर प्रोडक्ट में कमीशन है, पर हर प्रोडक्ट में उस ऑब्वियस सी बात है कमीशन कंपनी कहाँ से देगा? आपसे जो प्रीमियम लेगा उसी में से देगा ना। तो जिस प्रीमियम में आपको उसको बेनिफिट कम देना है उसमें वो एजेंट को बेनिफिट ज्यादा दे पाएगा। कभी आपने ये दिमाग लगाया है कि कंपनी कहाँ से पैसे कमाती है जो लोगों को रिटर्न देती है, आरओआई देती है? वो सारा इन्वेस्ट करते हैं सर, वो डिपेंड करता है उनका अलग अलग, वो एक फिक्स चैनल है और वो जो आपसे प्रीमियम ले रही है उसको फिर कहीं इन्वेस्ट कर रही है। आपने सोचा कभी इस बारे में? हाँ, वो सारा कुछ डिटेल्ड पता है मुझे। डिटेल्ड पता है, बस उस पर नहीं जाना चाहूंगा, बट हाँ पता है। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस लोग वगैरह ज्यादा इसलिए लेते हैं कोई टैक्स सेविंग हो जाती है, उनको छूट मिल जाती है। तो आप कभी लोगों को सजेस्ट करते हो अच्छा ठीक है टैक्स सेविंग करनी है तो लाइफ इंश्योरेंस ले लो? नहीं सर, उसके लिए नहीं लेना है लाइफ इंश्योरेंस। आपको आपके रिक्वायरमेंट, टैक्स कितना ही बचा लोगे। और अब तो थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट अभी तो काफी चेंजेस भी आ गए, अब टैक्स सेविंग का रहा भी नहीं। अब सब नए रिजीम में अगर टैक्स फाइल कर रहे हैं, अगेन थैंक्स मेरे पापा सोशल सर्विस के साथ साथ ही इज इनटू टैक्स कंसल्टेंसी। ओके। तो वो मैंने उनसे काफी कुछ देखा है टैक्स का बहुत क्लोजली। तो फाइनेंशियल एडवाइजिंग के साथ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्स प्लानिंग एंड ऑल। वो भी मैं मतलब कम्प्लीमेंट्री हो जाता है मेरे क्लाइंट्स के लिए। तो अभी जब नया टैक्स रिजीम आया उसमें तो कोई डिडक्शन मिलता भी नहीं है, तो मैं अगर झूठ में आपको बोल के भेज दूं तो दैट्स नॉट द पॉइंट। और वो लेना भी नहीं चाहिए उसके लिए आपको, सॉरी, बट उसके लिए लेना भी नहीं चाहिए।
अदर एडवाइजर से आप अलग क्या करते हो? सर वो तो तब पता आपको चलेगा जब आप क्लाइंट बनोगे, बट मैं अगर बताना चाहूँ तो एक तो मोटिव, मैं नहीं कहूँगा सबका मोटिव कमीशन का, बहुत लोग होंगे जो कर रहे हैं अच्छे से। मैं अपना बताऊं तो मेरा ये है कि मैं आपको हमेशा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बताऊंगा। ऑनबोर्डिंग का भी प्रोसेस मैंने बताया, पहले रिव्यू करूंगा कि क्या है, ये नहीं कि 50 आ रहे हैं हाँ भाई ला दो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, कभी नहीं। मैंने कभी नहीं बोला कि हाँ इतना इन्वेस्ट कर दूंगा। पहले गोल समझो, फिर उसके रिक्वायरमेंट समझो, फिर प्लान करो, तो वहीं डिफरेंस दिख जाता है स्टार्टिंग में। मतलब आप मुझसे काम मत करवाओ, आप रिव्यू करा लो तो वहीं आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, पहली बात। ठीक है। सेकंड, हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो मार्केट में नहीं है और उस टूल्स को हम प्रॉपर्ली यूज करते हैं। आपकी एसआईपी एक 5,000 की भी अगर एसआईपी है मेरे पास जी, मैं उसको लिंक करूंगा आपसे पूछ के, या तो आपके बेटे की शादी से या एजुकेशन से, या आपके फॉरेन ट्रिप जाना है, या वाइफ को ज्वेलरी दिलाना है, कोई भी एक गोल मैं आपसे डिस्कस करके उस इन्वेस्टमेंट को उस गोल से मैपिंग करूंगा। ठीक है। तो जैसे हम वैल्यू देखते हैं फोन में इन्वेस्टमेंट की, हमारे उस टूल में आपको साथ में दिखेगा कि आपका ये 1 करोड़ का गोल है और ये इतने इन्वेस्ट हो गए और इतना बाकी है जी। उससे होता यह है कि एक तो आपको पता चलता है आप अपने गोल्स कितने फुलफिल कर पा रहे हो जी, कितना डिफरेंस है, कितनी रिक्वायरमेंट। सबसे जरूरी चीज क्या होता है, जब पैसे निकालना बहुत इजी है म्यूचुअल फंड से, तो कहीं भी रिक्वायरमेंट आता है हमें, तो हम सबसे पहले वहां से विड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो हमारे टूल में जब आप विड्रॉ करने जाओगे ना, वो आपको पॉपअप करेगा कि ये पैसे जो आप निकाल रहे हो ये आपके बेटी के एजुकेशन के लिए था। तो वो चीजें रोक देती है। वो कहीं कितनी बार अननेसेसरी भी हम विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो चीजें वहां पे आपको लॉस होने से बचा लेती हैं कि ये आपका ये गोल था। अनगोल्ड मतलब आज के डेट में सर एसआईपी बहुत हो रही है, बट मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ वो गोल्ड बेस्ड नहीं है। हाँ, करना है बस, क्यों करना है, इसलिए कर रहे हैं कि हाई पे सर एसआईपी करना है। रील देख ली है, एसआईपी करना है, इससे पैसा बनेगा। और सर रातों रात नहीं बनेगा, टाइम देना पड़ेगा। आप 5-10 साल करो इन्वेस्ट, सबसे सिक्योर्ड है, फ्लेक्सिबल है, बट टाइम देना पड़ेगा। अभी तो नई जनरेशन में वो कॉर्पस नाम बहुत वायरल हो रहा है सर। सब कुछ रील पे, मैं यही कहता हूँ बार बार, आज के डेट में सबसे ट्रस्ट वर्दी अगर कुछ लगता है ना, जो रील में आ गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आ गया, वो ऑथेंटिकेटेड है, बट सबसे ज्यादा यहाँ मिस सेलिंग हो रही है। आपका खुद का कॉर्पस कितना है, मतलब मैं ऐसे पूछना चाहूंगा, मतलब पर्सनल इन्वेस्टमेंट पूछ, पर्सनल इन्वेस्टमेंट बस छोटा मोटा है सर अभी। अभी ऑडियंस को नहीं बताना चाहेंगे? नहीं ठीक है, पैसे से नहीं तोला जाता सर, काम से तोला जाता है। मुझे वो छोड़ो, आप ये बताओ, मेरी 1 लाख पर मंथ इनकम है, मैं खुद पर्सनली कितना इन्वेस्टमेंट करूं हर महीने, कितने %? सर डिपेंड करता है लाइबिलिटी क्या क्या है, वही अगेंस्ट हम जनरल नहीं बोल सकते, सब कुछ होता है केस स्पेसिफिक। अगर आप आए हो चलो 1 लाख, मैं पहले पूछूंगा घर पे मेडिकल, सपोज आपके ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, मेडिकल खर्चे या उस पर डिपेंड करते हैं बहुत सारे। आपके जो भी बेसिक लाइबिलिटीज हैं वो हटाइए, उसके बाद एक प्रोपोर्शन उसमें से इंश्योरेंस कवरेज के लिए डालिए जो आपके बाकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेगा। फिर 30-40% 30-40,000 एटलीस्ट आप इन्वेस्टमेंट के लिए निकालिए। बिकॉज मैं मानता हूँ आज अगर आप जो 1 लाख जो कमा रहा है उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो 30-40,000 में अपने खर्चे निकाल सकता है, अगर चाहे, अगर कोई बड़ी लाइबिलिटी ना हो तो। एनसीआर का लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग है। हाँ तो वो फिर सर वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, डिपेंड्स प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। एनआरआई कस्टमर को आप क्या क्या बेनिफिट दिला सकते हो? सर एनआरआई क्लाइंट्स जो हैं मेरे, उनके प्लानिंग्स थोड़े अलग होते हैं कंपेयर टू हमारे डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं, इंडियन क्लाइंट्स। ठीक है। बिकॉज अब फिर उसमें एनआरआई में भी बहुत वेरिएंट है, हर कंट्री का अलग रूल है। तो मेरे जैसे नीदरलैंड में है, दुबई में है, यूएस में है, तो सबके लिए अलग प्लानिंग होती है डिपेंडिंग ऑन वहाँ पे उनका क्या टैक्सेशन है, या जैसे शायद आपको पता हो या नहीं, या काफ़ी लिसनर्स को नहीं पता होगा, फॉरेन में सेविंग्स पे पैसे रखने पे पैसे कटते हैं। सीरियसली जैसे इंडिया में चलो 2-3% ही सही मिल तो रहा है ना सेविंग्स में, वहां पैसे रखने पे नेगेटिव है रिटर्न। अच्छा, तो करेंगे क्या वो पैसे को, वो क्या करते हैं, एक था मेरे क्लाइंट जिनका मैंने स्टार्टिंग किया था एनआरआई का, वहां पे लोन बहुत सस्ता मिल जाता है। तो वो क्या कर रहा है कि अब सेविंग्स में रखने में तो भाई माइनस हो जाएगा, इंडियन माइंड भाई, इंडियन कहीं भी चला जाए रहेगा तो इंडियन ही, ऑब्वियस है, तो माइनस में क्यों देना, इससे अच्छा लोन चाहे कम इंटरेस्ट का है एक्स्ट्रा पे कर दो, लोन जल्दी रीपे कर दो। फिर जब मेरे से डिस्कस हो ना, मैंने उनको फिर वो डिफरेंस बताया कि सपोज फॉर एग्जांपल 4% पे आपका लोन है, आप ये जो एक्स्ट्रा पैसा उसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, आप उसको इन्वेस्ट करो इंडिया मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। पूरी प्लानिंग करी हमने, 10% भी आपको रिटर्न मिल रहा है तो ये 6% तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, दैट्स द डिफरेंस।
फिर वैसे ही उनकी लाइफ इंश्योरेंस वहाँ बहुत महंगा है, आप इंडियन ले लो, कवरेज वहाँ भी मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, बट आप एक छोटा प्रीमियम का मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो, किसी दिन इंडिया आना पड़ा फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो इंडियन कवरेज के लिए चलो अभी के लिए वो आपके खर्चे हैं, बट जहां आप इतना कमा रहे हो, आप फॉरेन में रह रहे हो, कर रहे हो, तो एक वो खर्चा आप बियर करो, आप सिक्योरिटी मानो उसको कि किसी दिन इंडिया आना पड़ा तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपके काम आएगा। तो फर्ज करते हैं कोई क्लाइंट है आपका दुबई से, तो आपको फिर दुबई की कंपनी से कांटेक्ट करना होता होगा? नहीं, इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, रिटर्न दिलाते हो? हाँ, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता। अगर कोई झूठ बोल के बेच रहा है कि आप इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, कवरेज वहां मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल उसमें आपने इंटरनेशनल कवरेज लिया है, बाकी वैसे नहीं मिलेगा, रेसिडेंट को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल कोई यूएस का बंदा है, अगर वो इंडिया आ रहा है फॉर 6 मंथ और 1 ईयर, तो उसको यहाँ इंश्योरेंस लेना इंपॉर्टेंट है? फिर हाँ, इंपॉर्टेंट तो वो तो आपको ट्रेवल इंश्योरेंस होता है, हाँ। तो वो फिर अलग से पॉलिसी बनती है, वो तो फिर विद टाइम पीरियड बन जाता है। ठीक है। वो तो इंडियंस भी जब बाहर जाते हैं, चाहे आप घूमने भी जा रहे हो, ट्रेवल इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम होता है, बट लेके जाना चाहिए। दिमाग में एक ऐसी क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल कोई इंडियन बंदा है और वो ट्रिप पे गया थाईलैंड और वहां मर गया, ठीक है, और उसकी बॉडी यहाँ आ गई नहीं आई, आई डोंट नो, तो उसको यहाँ टर्म इंश्योरेंस का कवरेज मिलेगा? अगर उसने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते, अगर उसके प्रोडक्ट में इंटरनेशनल कवरेज है कि कहीं पे भी डेथ हो तो मिल जाएगा। मतलब ऐसा कभी वियर्ड क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछा है? नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसा लेने से पहले लोग पूछे हुए हैं, तो इसलिए पता है कि डिपेंड्स, मैक्सिमम कवर करते हैं, किसी में स्टार मार्क्स बहुत रहते हैं, इसलिए वो स्टार मार्क्स देखने जरूरी है। क्या क्या स्टार मार्क्स होते हैं? कुछ वियर्ड, जैसे किसी की फ्लाइट में मौत हो गई तो पैसा मिलता है? मिलेगा सर स्टार मार्क। सर स्टार मार्क एक इंश्योरेंस में ऐसा चीज है जो लोग पढ़ते नहीं है, बट हर प्रोडक्ट में स्टार मार्क्स बहुत जरूरी है, पहले वो देखना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है जनरली आपसे पूछते होंगे, सर सुसाइड कर ली तो पैसा मिलेगा? मिलता है, मिलता है, पहले नहीं मिलता था, अब है, बट टेन्योर है, फिर वही स्टार मार्क है कि 1 साल बाद देते हैं, बट मैं प्रमोट नहीं करता इस चीज को, क्योंकि मुझे कितनी बार ये एक चीज है, शायद मैं क्लाइंट से भी छुपाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस क्लाइंट को मैं बेच रहा हूँ मुझे उसको इस चीज से अवेयर करना चाहिए। तो ये शायद इंश्योरेंस में कुछ एक चीज अगर मैं छुपाता हूँ तो ये चीज जरूर छुपाता हूँ, मैं इस पे अवेयर नहीं करता उतना, सुसाइड को प्रमोट नहीं करता। किसी की इंस्टॉलमेंट जानी है और उस पर उस टाइम पर पैसे नहीं है, हाँ, तो आप कैसे हेल्प आउट करते हो? कभी ऐसा होता है कि ठीक है मैं भर देता हूँ, मुझे दे देना? नहीं सर, वो नहीं, वो फिर हेल्प आउट नहीं हुआ, वो मैं उसको मिसगाइड कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसको अपने फाइनेंशियल गोल से दूर कर रहा हूँ। जिनका पूरा सब कुछ मैं देखता हूँ, ओवरऑल फाइनेंशियल, फिनटेल 360 कवरेज बोलते हैं उसको, जो फिनटेल से 360 डिग्री कवर्ड है, उनका फिर वैसे ही पहली बात तो कोई भी EMI बाउंस होने देते नहीं है, वैसा प्लान रहता है। भगवान नहीं करे कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कुछ भी हुआ, तो हम उसके फिर म्यूचुअल फंड से उसको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड जाके वो प्रीमियम नहीं रुकने देते, उसको हम चला देते हैं। ओके। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि हम उससे ले लो, और वो वैसे उसको मिसगाइड कर दूंगा, तो वो नेक्स्ट टाइम फिर अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, ये क्या है? सर हम जब टूल्स की बात कर रहे थे, आप वो हमारा रह गया था कि मेरे पास क्या क्या है, तो एक तो हम गोल मैपिंग वाली बात कर रहे थे जी, दूसरा हमारे पास एक पोर्टफोलियो रिव्यू बोल के एक ऐसा टूल है जो आपकी कोई भी लिसनर अगर मेरे से एक बार करवाएंगे, उनको पता चलेगा विद इन फ्यू मिनट्स 10 पेज की कुंडली मिलेगी उनको 1 जनवरी 91 से आज तक जितने इन्वेस्टमेंट है उसकी क्या है, उसमें क्या रेटिंग है, क्या है, सब कुछ वो मिलेगा। अच्छा। उसके बाद अभी जो आपने पूछा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, ये एक हमारे पास टूल है। फोर्थ एक और चीज है हमारे पास, आपने मुझसे 5 साल पहले पैसे विड्रॉ करवा लिए थे 1 लाख रुपए, ठीक है, आज के डेट में आपको तो ये नहीं पता वो 1 लाख आज के डेट में कितना होता। मेरे पास वो टूल है, विद इन ए सेकंड में आपको दिखा दूंगा वो 1 लाख की वैल्यू आज क्या होती, और अगर आपको दिख जाए वो 4 लाख होते, तब आपको रियलाइज होता है कि आपने क्या लॉस किया। तो उस वजह से लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड हम करवाते हैं। हाँ। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के फायदे ये हैं कि एक तो आपको पैसा विड्रॉ नहीं करना पड़ा, आपके पैसे पे यहाँ जो ग्रोथ हो रही थी वो हो रहा है अपना, ठीक है, आपको कम इंटरेस्ट में पैसा मिल गया फॉर द टाइम बिंग, जितना टाइम के लिए आपको चाहिए जी। तो आप यहाँ EMI देते रहो, आपका पैसा वहाँ ग्रो भी हो रहा है, और ये विड्रॉ करोगे तो तीसरे दिन पैसा आता है। हाँ। ये मैं विद इन सेम डे, हमारा इतना अच्छा सिस्टमेटिक और सब कुछ इतना वेल डिजिटलाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, अगर आपकी KYC वगैरह सब सही है, मैं सेम डे आपको लोन मिल जाएगा, चाहे कितना भी अमाउंट हो अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड।
मतलब म्यूचुअल फंड 1 करोड़ के हैं तो आपको मिल जाएंगे? उस पर डिपेंड करता है, वो 70-80 लाख रुपए? नहीं, वो 40 to 50% मिलता है, बिकॉज 40 to 50 डिपेंडिंग ऑन अलग अलग फंड्स पे अलग अलग रेशियो है। अप्रोक्स आप मानिए 40 to 50% पैसा मिल जाएगा सेम डे। हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आपने कितना मैनेज किया हुआ है फॉर अ सिंगल क्लाइंट? सिंगल क्लाइंट कॉर्पस समवेयर अराउंड 8 to 9 CR। 8 to 9 CR। और मिनिमम बेयर कितना किया हुआ है? सर बेयर का ये है कि हाँ, बहुत लोग हैं मेरी फील्ड में है कि उन लोगों ने एक वो कर रखा है कि हम 5,000 से नीचे की SIP नहीं लेते। इससे सर मुझे ये लगता है कि जो छोटा क्लाइंट है उसके लिए वो 10,000 भी 10 करोड़ है। ऑब्वियस है। तो मेरे लिए वो भी बड़ा क्लाइंट है। हालांकि चलो मैं शायद उसको पर्सनल टाइम उतना नहीं दे पाता हूँगा, बट वो हमारी जो सिस्टम या हमारी जो सर्विस है वो 360 डिग्री कवरेज से दूर वो भी नहीं है। चाहे वो 10,000 हो चाहे 10 करोड़ हो, सर्विस सेम है सर। आज वो छोटा क्लाइंट कल बड़ा बन जाएगा। बनाने की हम कोशिश करना चाहेंगे। हम चाहेंगे वो बड़ा बन जाए। अंकुर सर, कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, आपने उसके बेनिफिट दिखाए, उसके फायदे दिखाए, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा, फिर उनको और कमाने की भूख आई कि हाँ चलो ठीक है और पैसे अर्न करते हैं, डालते हैं पैसा, कॉर्पस बढ़ाते हैं। कभी ऐसा आपने फील करा क्लाइंटों के दिल में, दिमाग में, आंखों में? हाँ सर, वो डिपेंड करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट मेंटेलिटी अलग होती है। कुछ को ये होता है कि हाँ अब इसमें से आ रहा है, निकालो, खर्च करो। और कुछ होते हैं जो समझते हैं कि ये यहाँ पे मेरा पैसा ग्रो हो रहा है, तो वो फिर सेविंग करना स्टार्ट करते हैं। और मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ लोग मतलब वो EMI कल्चर और फालतू के खर्चे बढ़ाने से अच्छे अगर मतलब वो सेविंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे, स्पेशली आज के यूथ जो है, मेरे जो क्लाइंट्स है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वरीड यही रहता है कि सर आप थोड़े बच्चे को गाइड करो, तो सारा अपना जो भी आता है वो खर्च कर देता है। तो ये इस तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं खर्च पे रेदर देन सेविंग्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो यूथ है वो EMI की तरफ ज्यादा जा रहा है। बिल्कुल, उसको फोन चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, वॉच चाहिए, गाड़ी चाहिए। मतलब हम जब EMI की बात कर रहे हैं तो आप ये सोचो कि इनकम से ज्यादा खर्चे। एक तो होता है कि जितना कमा रहा है उतना खर्च कर रहा है, वहां तक भी ठीक था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इनकम से ज्यादा खर्चे। क्रेडिट कार्ड जब से ये घुसा है, फायदे बहुत, देखिए हर चीज के फायदे नुकसान है जी। अगर यूज प्रॉपरली तो बहुत अच्छी बात है, आपको इमरजेंसी में काम आता है, बट आप अपने इनकम से ज्यादा खर्चे करने लग रहे हो, वो यूथ वही कर रहा है। नो डाउट अब कोई इस पे आर्ग्यूमेंट करेगा कि नहीं यूथ ही तो सबसे ज्यादा डिमेट खोल रहा है 20 to 30, तो सर वो हर्षद मेहता और रील्स देख के खोल रहा है, पर उस पे भी तो वो लॉस ही कर रहा है। ऑब्वियस है, प्रॉपर गाइडेंस में नहीं जा रहे। इस पे एक चीज आऊंगा, बहुत वो है आर्ग्यूमेंटेड टॉपिक है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स वर्सेस रेगुलर। जब यूथ और ये सारी बात आई तब मैं कहना चाहूंगा जी, वो जा रहे हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की तरफ। ठीक है, डिफरेंस क्या है सर? 1 से 1.5%। मतलब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपको 1-1.5% सस्ता पड़ता है जी। वो 1-1.5% के चक्कर में आप क्या करोगे? फंड्स कैसे सेलेक्ट करोगे? पास्ट रिटर्न देख के। हम बीइंग एडवाइजर, हम फंड कैसे सेलेक्ट करते हैं? उस फंड के अंदर के पोर्टफोलियो देख के कि वो कौन सी कंपनीज में पैसा लगाएगा। फिर हम आपका प्लानिंग करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टरल, बहुत सारी है, थीमेटिक। वो सब आप नहीं करोगे, आप देखोगे हाँ अभी ये फंड इसमें डाल दो, और कब निकालना है, कब क्या करना है, कब स्विच करना है। एक और मिथ है कि ये फंड ज्यादा रिटर्न अच्छा दे रहा है तो ये आगे भी देगा, ये कोई जरूरी नहीं है। पर वो हम वो सब चीज को इग्नोर कर रहे हैं। फिर है कि टॉप फंड्स में पैसे डालने। सर हमारे पास एक चार्ट है, मैं आपको पॉडकास्ट के बाद शेयर करूंगा। आज से 20 साल पहले जो फंड टॉप में था वो आज लोएस्ट है, और बीच में कई सारे ऐसे फंड्स आए जो टॉप से लोएस्ट, लोएस्ट से टॉप, वो पूरा एक ग्राफ जिगजैग है। आप कभी नहीं कह सकते कि ये फंड बेस्ट है। आपको क्या लगता है म्यूचुअल फंड में फिर कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट आप लॉन्ग टर्म करो, पर किसी फंड में मत टिके रहो। मिनिमम 2-3 साल का आपका कॉर्पस होना चाहिए, नहीं तो आप इक्विटी में मत डालो, आप डेट में डालो, लिक्विड में डालो। इक्विटी में आपके अगर 2-3 साल का आपके पास श्योरिटी नहीं है तो आप मत डालो, और डालते हो तो फिर उस वक्त विड्रॉ मत करना, आप लोन ले लेना, बट आप विड्रॉ मत करना, और नहीं तो लॉस कर लोगे। एक और पर्सन है जिनका नाम अंकुर है, बहुत फेमस है यूट्यूब पर। हाँ, अच्छा, ठीक है, और वो बहुत ज्ञान देते हैं SIP और म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत ऐसे कई अंकुर चाहिए इंडिया में, तब जाके वो जितना बड़ा गैप है ना अवेयरनेस का, और जितने लोग अनअवेयर्ड हैं ये फाइनेंशियल, तो ऐसे कई अंकुर चाहिए। अंकुर वारेको नाम है उनका। जी जी। आपको लगता है ही इज डूइंग ग्रेट जॉब? एनीवन, अगर वो किसी भी लाइफ को किसी को अवेयर कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे फेक इन्फ्लुएंसर भी हैं। फेक मतलब बोल रहा हूँ कि वो मिसलीड भी कर रहे हैं। मिसलीड वाले बहुत हैं, इनफैक्ट ज्यादा मिसलीड वाले ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि भाई 10 दिन में आप इतना कमा लोगे, SIP इतना क्या कर दो। सर SIP कर दो इज नॉट एनफ। मैं जनरली बोल दूं, मैं भी अभी बोल दूं 10,000 की SIP कर लो, 1 करोड़ बन जाएगा। पंचलाइन तो अच्छा मिल जाएगा, रील वायरल हो जाएगा, पर उससे क्लाइंट का फायदा नहीं होगा।
मतलब 10,000 से SIP से 1 करोड़ बन सकता है, पर वो कैसे बनेगा, सिर्फ आपके 1 करोड़ से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, आप 10,000 डाल सकते हो, उसकी बात कौन करेगा। सही बात है सर, रील वायरल करने के लिए कुछ भी डाल दो, पर वो रील वायरल होके क्या फायदा जब काम नहीं आ रहा है। वो वायरल फीवर है कहीं ना कहीं किसी के लिए। एक और डिबेट चलती है अंकुर सर ऑन इंटरनेट, ऑन सोशल मीडिया, कि अपना घर मत खरीदो, आप जो है रेंट पे रहो, और उससे जो पैसा आ रहा है डाउन पेमेंट वाला, हाँ। वो आप SIP में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, और 20 साल बाद जब आप रिटर्न देखोगे तो घर तो आपका कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन SIP से आपको 2 करोड़ मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको क्या लगता है, अपना घर लेना चाहिए या रेंट पर रहना चाहिए? सर वो तो फिर डिपेंड करता है, अपना अपना चॉइस है ये चीज। सर ये एक्चुअली इसको लोगों ने डाल दिया फाइनेंशियल कैलकुलेशन में। मुझे लगता है रोटी कपड़ा मकान जो हम कहते हैं हमारे एक उसमें, तो मकान को हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन में नहीं डाल सकते। एज मतलब वो एक इमोशन है अपना घर। हाँ, इस चीज में अगर इस कैलकुलेशन में आपको डालना है, मैं एक प्रोडक्ट सेल करता हूँ डिजिटल प्रॉपर्टी, ठीक है, उस कैलकुलेशन में आप इस चीज को डालोगे तो समझ में आता है। वो मैं समझाता हूँ आपको क्या है कि हम आपका पैसे को इन्वेस्ट कराते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको रेंट देते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई मकान एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हो कि आप उसको किराए पे चढ़ाओगे, ओके, तब आप उसके अगेंस्ट में मुझसे डिजिटल प्रॉपर्टी लो, तब मैं आपको ये सारे कैलकुलेशन जो है ना कि डाउन पेमेंट और ये वो, तब वो समझ आता है, तब वो सही है। बट अपना चीज अपना होता है। और किस कंपनी का प्रोडक्ट है? सारे कंपनीज का है सर। डिजिटल प्रॉपर्टी। डिजिटल प्रॉपर्टी सर एक टर्म है जो हाँ। मतलब वही, अब देखिए ये रील्स में कितने इजीली लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं। ये कुछ नहीं है, SWP एक म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है, जैसे SIP है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया SIP, विड्रॉल प्लान हो गया SWP। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SWP बोलते ही आप समझ गए, मैं उसको डिजिटल प्रॉपर्टी बोलूंगा, फीचर सेम है, मैं उसको डिजिटल प्रॉपर्टी बोलूंगा, काम तो वही हो रहा है SWP वाले। बहुत सारे LIC के भी ऐसी पॉलिसीज आ गई कि आप एक बार में 1 करोड़ डाल दो, हर महीने विड्रॉल करते रहो। सर फिर LIC के पॉलिसीज आते हैं। आप ट्रेडिशनल की अगर बात करोगे, किसी भी कंपनी का कोई भी ट्रेडिशनल प्लान अगर आपके पास आ रहा है, वो दिखाने में कुछ भी दिखा दे, मैं भी दिखा दूंगा सर आपको अभी एक प्रोडक्ट कि 5 साल 1-1 लाख रुपए दो, फिर लाइफ टाइम आपको 1-1 लाख मिलेंगे जब तक आप रहोगे। सुनने में बहुत एट्रैक्टिव है, बट उसका CAGR निकाल लो ना आप। अगर 7-8% CAGR आ रहा है, CAGR क्या है पहले तो ये समझ लीजिए, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उस पे ईयरली आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली तो किसी भी इन्वेस्टर को उसी से, एक आम आदमी को तो वही चाहिए ना, मेरे पैसे से। FD में क्लियर लिखा होता है 6% है या क्या है, PPF में लिखा होता है, ट्रेडिशनल में कहीं क्लियरली तो लिखा नहीं होता कि हम कितना देंगे, म्यूचुअल फंड में भी क्लियरली लिखा नहीं होता जी। तो हमें ध्यान देना चाहिए हमें एनुअल रिटर्न क्या मिल रहा है। अब म्यूचुअल फंड और SIP में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर म्यूचुअल फंड में मत डालिएगा, आप SIP में डालिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा, सर म्यूचुअल फंड SIP सेम चीज है। म्यूचुअल फंड एक तरीका ऑफ, एक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इंडियन स्टॉक मार्केट को बास्केट बना के करते हैं, उस पे पैसे डालने के 2 तरीके हैं, SIP और लमसम। ठीक है, पर लोग सोचते हैं SIP अलग चीज है और म्यूचुअल फंड अलग चीज है। अभी तो लोगों ने एक नई चीज इंडेक्स फंड भी चूज कर ली है, उसमें भी डालने लगे हैं। फंड्स के बहुत कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड में, इतनी तरह की कैटेगरीज और इतने फंड्स हैं कि आप गिन नहीं सकते, इतने फंड्स हैं। आप स्टॉक भी मैनेज करते हो, जो लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं? नहीं सर, मैं डिमेट खुलवा दूंगा, ट्रेडिंग आप अपने रिस्क पे करो। मैंने कहा ना, मेरा जब मतलब गोल है कि क्लाइंट बेनिफिटेड, तो उस पे मैं स्टॉक्स की बात नहीं कर सकता, बिकॉज वो बहुत रिस्की है और फिर उसमें बहुत मैनिपुलेशंस भी और बहुत कुछ है, मैं उस चीजों में भी नहीं जाना चाहूंगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा मत करो, अगर आप करो, आप ट्रेड मत करो कि आज खरीदा बेचा, जो आज की यूथ कर रही है, फ्यूचर्स में लगा दिया, ऑप्शंस में लगा दिया, वो मत करो। आप रिसर्च करके करो। हमारे इंडिया के इतने बड़े इन्वेस्टर रहे हैं राकेश सर, वैसे करो, आप उसको गोल लेके करो तो करो, बट अदरवाइज ये आप सोचोगे कि एक दिन में अर्शद मेहता बन जाओगे, तब मत करो, आप पैसा जो है वो भी डुबा दोगे। कभी करा आपने ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह? सर टाइम खराब आता है तो लोग कर लेते हैं, मैं कहीं ना कहीं सबने हाथ जलाए हैं। तब तो आप सजेशन दे पा रहे हो कि नहीं करना है भाई। हाँ, तो जब जला है तो पता है कि जलेगा दर्द कैसा है। क्या लगता है कोई बना सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे? सर रिटेल ट्रेडर की बात कर, जो ट्रेड करते हैं ना, उनको आप पूछना, उनका एक कॉमन, जब मैं खरीदता हूं तब तो गिर जाता है, जब मैं बेचता हूं तो बढ़ जाता है। ये हर ट्रेडर ने फील किया है, तो पैसा कहां से बनेगा? और ये हर ट्रेडर ने फील किया जिसने भी ट्रेड किया। और जो ये यूट्यूब पे, इंस्टा पे लेम्बोर्गिनी और फरारी गाड़ी दिखाते हैं कि भाई 150 करोड़ बना दिए ट्रेडिंग से, तो फिर सर, फिर वो 2 लेम्बोर्गिनी खरीद रहे होते, वो यूट्यूब क्यों बना रहे हैं, रील क्यों बना रहे हो? मतलब इतना टाइम, इतना समाज सेवा तो मुझे लगता नहीं वो लोग इंटरेस्टेड है करने में कि अपनी लेम्बोर्गिनी छोड़ के यहाँ रील बना रहे किसी और के फायदे के लिए, वो नहीं लगता मुझे सर। क्या उनका मेन गोल क्या रहता है? आज आप थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी दो।
सर स्टॉक्स ऐसी चीज है जिसमें पता नहीं मुझे ऑन कैमरा बोलना चाहिए या नहीं, इसमें बहुत मैनिपुलेशन है। अब मेरा एक कोई भी XYZ स्टॉक है और मैं 100 लोगों को पकड़ लूं कि आप सब सारे इन्फ्लुएंसर अब बस इसी की रील बनाओ, तो मेरा स्टॉक तो चढ़ जाएगा ना सर, स्टॉक उड़ जाएगा, स्टॉक तो ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन सेबी की भी तो गाइडलाइन होती है ना उसमें, तो वो जब तक वो आएगा तब तक तो मेरा काम तो हो जाएगा ना। सेबी तो जब तक घुसेगा और जब तक एक्शन होगा। बीच में आपने शायद सुना या नहीं सुना है, IPO आया था एक कंपनी का, 3000 टाइम्स ना कितने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था, मुझे फिगर्स याद नहीं है। 13 करोड़ का उनका रिक्वायरमेंट था और 600-700 करोड़ आ गए थे। उनको अलग से बंदे हायर करने पड़े थे वो पेपर वर्क्स के लिए। अच्छा। वो सिर्फ एक शोरूम था बाइक का, हाइप बना दी उन्होंने उसकी। उसका हाइप क्या, IPO आज के डेट में हाइप है अपने आप में। IPO आ रहा है, पैसा लगाना है। बहुत कौन सी कंपनी का आ रहा है, उसका क्या प्रोडक्ट है, वो क्या करता है, एक बाइक का शोरूम ले, मतलब बाइक की कंपनी भी नहीं, बाइक का शोरूम है उसके 2 या 4 जगह। उस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो बिना कुछ जाने बिना कुछ करे। मैं नहीं कह रहा उस पर मत लगाओ, बट जो लोग लगा रहे हैं क्या उनको पता है वो किस चीज पे लगा रहे हैं? बहुत हार्ड अर्न मनी है भाई, आप लोगों की बहुत हार्ड अर्न मनी है। किसी के कहने पे IPO में, टाइपीओ में या किसी स्टॉक में ऐसी जगह पैसे मत घुसेड़ दो जहां 0% का भी रिस्क हो। बिना जाने भले ही रिटर्न कम मिले लेकिन रिस्क ना के बराबर हो, वो ज्यादा बेटर है। बिना जाने, मैं तो ये कहता हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी अब चलो मुझे ट्रस्ट करते हैं। हम हर सैटरडे मेरे टूल्स इतने हैं ना, मैंने शायद बात में निकलेगा एक और है, हम हर सैटरडे एक इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं। इंडिया के टॉप अच्छे जो AMC नीलेश सर हो गए और इन लोग को लेके आते हैं, पर वो क्लाइंट अटेंड नहीं करना चाहते। हम क्या करेंगे जान के, आप हो ना, आप देख रहे हो, अच्छी बात है, उनका मुझ पे ट्रस्ट है, बट मैं यही कहता हूँ सिर्फ ट्रस्ट पे काम मत करो। आप अपने आप को जान लो, प्रोडक्ट को क्या है, क्यों है, उस पर क्या रिटर्न मिल सकता है। खुद के रिसर्च के बिना काम मत करो। रिसर्च रील से नहीं होती है, यूट्यूब से नहीं होती है। रिसर्च करने के लिए पर्टिकुलर साइट्स हैं गवर्नमेंट की, ऑथेंटिकेटेड जगह से इन्फॉर्मेशन लो। क्योंकि अब चक्कर ये है ना, मैं और आज आप बात कर लेंगे और मैं इस वीडियो में बोल के चले जाऊं कि आप थोड़ा रिसर्च करके काम करो, और कल उठ के बंदे ने 4 रील देख के इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर कहीं ना कहीं उस चीज में मैं खुद को भी गुनहगार मानूंगा। ऑब्वियस है। तो रील्स और यूट्यूब पे अगर आप सोचोगे कि आप जानकारी ले रहे हो, आप नहीं ले सकते। आप ऑथेंटिकेटेड साइट से चीजें पढ़ो, उसके बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करो। एवरेज CAGR आप कितना दे देते हो? सर मैं मार्केट रिटर्न बोल के कभी प्रोडक्ट नहीं बेचता। मैं किसी भी क्लाइंट को अगर म्यूचुअल फंड बेच रहा हूँ, मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि मैंने जो बोला टाइम टू टाइम फंड चेंज करना जरूरी है, वो मेरा काम है। मार्केट रिटर्न तो मार्केट के ऊपर आएगा। सही बात है। हाँ, ये भी एक चेक है। आप जो बोले ना मिस सेलिंग का, अगर कोई आपको बोल के बेच रहा है ना मैं इतना % दे दूंगा, वो अपने जेब से थोड़ी देगा। रिटर्न तो मार्केट देगा ना। अब लास्ट 1 साल में मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया तो मैं कहां से 15 या 20% दे दूंगा? सेम सर्विसेज आप हमारी तरह देते हो, हम भी व्यूज के लिए मना कर देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, व्यूज की बात नहीं है और यहाँ रिटर्न की बात नहीं है। रिटर्न तो मेरे हाथ में है भी नहीं। तो बीच में हुआ है सर, बीच में अभी जब मार्केट बहुत अच्छा चला आफ्टर कोविड, तो 30-40% रिटर्न मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड में, और लोगों को लगा ये नॉर्मल है, अब ये हमेशा मिलेगा। एक्सपेक्टेशंस वही हो गई। तो मैंने ऐसे एडवाइजर, इवन कुछ बैंक के एम्प्लॉइज 30% की गारंटी दे के म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। तो ऐसे में क्लाइंट मिस सेलिंग का शिकार हो गई सर, और वो क्लाइंट भी ले रहा है 30% सुन के। मतलब 30% अगर रिटर्न मिलता है 2-2.5 साल में पैसे डबल। हाँ, तो ऐसा आप अगर एक्सपेक्टेशन करके जाओगे तो आपको तो फिर सारा नुकसान ही लगेगा, ऑब्वियस, और फिर आप निकाल लोगे बीच में और फिर आपका लॉस होगा। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है सर। एक्सपेक्टेशंस तो हर किसी की ज्यादा है, बट रियलिटी भी तो कोई चीज है ना सर। तो अंकुर सर, मैंने कई बार अभी हमारी कन्वर्सेशन में सुना, आप बार बार कह रहे हो कि मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, उसकी नीड को समझता हूँ। तो ये पोर्टफोलियो रिव्यू क्या होता है, कैसे करते हो आप पोर्टफोलियो रिव्यू, और अगर किसी का पोर्टफोलियो नहीं है तो आप कैसे बिल्ड करते हो फ्रॉम द स्क्रैच? सर इसमें ऐसा है, जब हम बात करें पोर्टफोलियो रिव्यू की, 2 चीजें होती है। एक तो होता है आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो, ठीक है, जिसमें हम सारी चीजें देखते हैं, कितना इंश्योरेंस, क्या है, और एक पर्टिकुलर जो हमारे पास टूल है म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू का, ठीक है, वो हमारे पास एक ऐसा टूल है जो मैं कहूँगा सर मेरे बिजनेस को ग्रो करने में भी बहुत काम आया है। और मेरी ट्रांसपेरेंसी, जो मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मेरी बातों पे ना जाए जी। तो आज अगर सपोज मैं भी आपके पास आया, या आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप हमेशा अपने आप को दूसरों से बेटर बताओगे। वो हर फील्ड में मैं भी बोलूंगा मैं बेटर हूँ, पर मैं कैसे बेटर हूँ वो मैं ट्रांसपेरेंसी विद पेपर्स बात करूंगा। वो है पोर्टफोलियो रिव्यू। ठीक है। 1 जनवरी 1991 से टिल डेट आपके पैन नंबर से जो भी इन्वेस्टमेंट है वो उससे आ जाता है।
तो इससे फायदा ये होता है, मैं आपको अनगिनत एग्जांपल्स दे सकता हूँ जहाँ लोगों के डूबे हुए पैसे जो उन्होंने कभी बैंक के थ्रू इन्वेस्ट किए भूल गए या कहीं और पड़े, वो निकल के आए सामने। वो सबसे बड़ा फायदा। तो जिस क्लाइंट का मतलब 40, मेरे हाईएस्ट फिगर शायद 43 lakhs एक क्लाइंट का बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले का इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया था इस पोर्टफोलियो रिव्यू की वजह से। उसमें वो सारा इन्वेस्टमेंट आ जाता है जो आपके पैन नंबर से मैप्ड है। म्यूचुअल फंड, अच्छा, म्यूचुअल फंड आपका पिछले 20-30 साल में सिंस 1991 कहीं पे भी आपने म्यूचुअल फंड अगर करा हो वो उसमें मैप्ड होके आ जाएगा। ठीक है। तो एक तो हमें वो पूरा आपका हिस्ट्री मिल गया कि आपने आज तक क्या इन्वेस्ट किया, क्या रिटर्न अर्न किया। उसके बाद जैसे मैंने कहा, मैं रिटर्न की गारंटी तो नहीं देता ना, रिटर्न की बात करता हूँ, वो मार्केट पे मिलेगा जी। हम ये करेंगे कि हम आपका प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे तो हम मार्केट से फॉर श्योर 2-4% ज्यादा देंगे जब अगर प्रॉपर्ली मैनेज होगा। फिर हम उसमें उनको दिखाते हैं कि क्या सेक्टरल इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो उनको इतना डिटेल नहीं समझ आता है, तो मैं अपने समझने के लिए कि उनका जो एग्जिस्टिंग अभी है वो कितना सही है या उसमें क्या चेंजेस की जरूरत है। अब जैसे मैंने बहुत सारी टर्म्स आपको बताई जो आपने नहीं सुने, आपके लिए व्यूअर्स के लिए नया टर्म था। एक और चीज मैं पूछता हूँ, क्वार्टाइल रैंकिंग। आपके एसआईपी चल रही होगी, बहुत सारे लिसनर की भी चल रही होंगी। सपोज आपका एक पैसा जा रहा है किसी भी मिड कैप फंड में, ठीक है, आप कर रहे हो, आपने पूछ लिया बेस्ट फंड है या कहीं से भी आपने सर्च किया बेस्ट है, आपको उसकी क्वार्टाइल रैंकिंग तो नहीं पता। नहीं। अब मैं बता दूं वो रैंकिंग 4 में आता है, तो भी आप डालोगे या नहीं डालोगे? जब आपको रैंकिंग ही नहीं पता तो क्या फर्क पड़ता है 4 में या नहीं। मैं तो सोच ही रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। तो अब मैं समझाता हूँ, अगर मैं आपको रैंकिंग समझा दूं ना, आप मेरे को बता दोगे, फिर आप मेरे को गाइड करोगे कि आपका पैसा कहाँ डालना है। अच्छा। क्वार्टाइल रैंकिंग एक सिस्टम है। सपोज मिड कैप एक कैटेगरी है, उसमें इंडिया में 100 फंड्स है, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं उसके, पोर्टफोलियो और रिटर्न और बहुत कुछ, कितना कॉर्पस है, बहुत सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के बाद उसमें हम बैच बनाते हैं 4 डिवाइडेड बाय 4। जो टॉप 25 है उसको हम रैंकिंग देते हैं 1, ठीक है। फिर आता है 2, ठीक है, जो अप टू 50, फिर आता है 3, फिर आता है 4, ठीक है। तो ये है रैंकिंग इंडिया के। एक कैटेगरी के 100 फंड्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो बेस्ट है वो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब अभी जो मैंने सवाल पूछा था, आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो अगर क्वार्टाइल रैंकिंग 4 में आता है तो आप उसमें रखोगे, हटा दोगे? कब? तुरंत हटा दूंगा। कहाँ रखना है पैसा? और नंबर 1 में बचाना है। तो चक्कर वही है ना, आपको रैंकिंग आपके फंड की पता नहीं, आप पैसे डाले जा रहे हो। तो हम जो ये पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा कि आपका फंड अच्छा है या खराब, वो वहां आपको रैंकिंग दिखेगा सामने। वो आप रिसर्च वर्क दोगे पूरा वो आपको पेपर वर्क में दिखेगा कि मतलब वर्बली तो मैं बोल दूं आप ये फंड शिफ्ट कर दो तो हर बंदा अपने फायदे के लिए बोल रहा है, मैं बोल ही नहीं रहा, मेरे पेपर्स बोल रहे हैं, रैंकिंग दिख रहा है। और अगर वो रैंकिंग खराब है तो आपके एडवाइजर ने इतने सालों से उसमें से पैसा शिफ्ट क्यों नहीं कराया? ओके। हम हर नए क्लाइंट जो आते हैं उनके लिए ऑब्वियसली करते हैं। कुछ मेरे क्लाइंट नहीं है बट रिव्यू कराना है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर दैट। आप मुझसे सिर्फ रिव्यू करवा लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप तो जानो आप कहाँ हो। और ये सारी सर्विसेज के लिए कुछ चार्ज करते हो आप? कंसल्टेशन चार्ज करता हूँ सर, सेटिस्फेक्शन वो मैं ले लूंगा अपने आप सर, तसल्ली मिलती है बहुत। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, मैं नहीं कहूंगा नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं होता कि आपने मुझसे सब कुछ समझा, आपके इतना मैंने फायदा बता दिया और फिर आप नहीं आए। आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आते ही हैं, कुछ है नहीं आते तो भी तकलीफ नहीं है। आपको तो फायदा हो ही गया ना, और आपको फायदा हुआ तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया। तो वो तो आप मुझसे नहीं चुरा, वो फीस तो मुझे दे के ही जाओगे You are the only genuine person that I ever meet in a financial podcast जो इतनी जेन्युइनिटी से हर एक आंसर दे रहे हो, और भाई कोई लालच नहीं है मेरा। सर लालच है, वो सेटिस्फेक्शन वाला वो मुझे मिल जाता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, प्रोफेशनल विद सोशल कोच। कोच वही है सर कि जहाँ सब लूट रहे हैं, एक तो कम से कम ऐसा निकले जो ना लूटे। मुझे एक बात याद आ रही, किसी ने कहा कि जिनके गोल बड़े होते हैं वो छोटी चीजों पर फोकस नहीं करते। एग्जैक्टली सर आज जो मेरे क्लाइंट्स जो बन रहे हैं वो मेरे क्लाइंट सिर्फ मतलब एक जनरेशन नहीं है, उनके जनरेशनल तक मैं उनके वो मेरे क्लाइंट रहेंगे। लेकिन आपको भी अपनी आने वाली जनरेशन वो सिस्टम और वो सारा कुछ वैसे ही बन रहा है कि मैं रहूं नहीं रहूं, बट ये सर्विस और ये सब चलते रहेगा सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट कि लाइक कंपनी है पॉलिसी बाजार, मैं खुल के नाम लूंगा, जो सब कुछ एकदम पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन दिखाते हैं ऑन योर देयर वेबसाइट, उनके पास बहुत सारे एजेंट बैठे हुए हैं, उनको कॉम्पिटिट कैसे करोगे आप? सर कंपटीशन है ही नहीं उनके साथ। आपने नाम ले लिया बट मैं नाम लेना नहीं चाहता। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं और ऐसे बहुत सारे एडवाइजर्स भी हैं।
सर मैं बार बार कहता हूँ मैं बेचने नहीं आया, मैं बेचता नहीं हूँ। मेरा मोटिव आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना है भी नहीं। मेरा मोटिव है अगर आपको क्लेम मिल सकता है तो आप पॉलिसी लो, नहीं तो मत लो। क्लाइंट्स का भी फोकस रहता है क्योंकि हाइप है ना, मुझे एसआईपी करना है। मैंने जैसे बोला आपके लिए एसआईपी सही है या नहीं पहले वो जान लो। वैसे ही आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, आपका कुछ ऐसा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है कि आपको क्लेम मिल ही नहीं सकता, एजेंट कहेगा इसको छुपा के आप बना लो, बन जाएगा, बंद तो जाएगा, क्लेम नहीं मिलेगा, लेके क्या करोगे? तो पॉलिसी बाजार सर वो कहीं और बैठ के कोई मतलब चलो नाम पॉलिसी बाजार हम ये समझ लेते हैं, इस तरह की जो भी ऑनलाइन बेच रहे हैं वो आपको पर्सनली जानते नहीं है, आपके पर्सनल हम लोग वैसे पॉलिसी बाजार को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम ना प्रमोट कर रहे हैं ना डिमोटिवेट कर कुछ नहीं कर रहे हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बिकॉज उसको सब जानते हैं जी। तो ऐसे बैठ के कोई जो बंदा आपको बेच रहा है वो आपको नहीं जानता, आप जिससे ले रहे हो आप उसको नहीं जानते, तो वो ना आपकी हिस्ट्री समझेगा ना कुछ समझेगा, वो बेच रहा है। द थिंग इज यहाँ बेचा जा रहा है, वो कितने आप उठा के देख लो सर, इस पे मैं बोलूंगा नहीं। क्लेम में कितना सपोर्ट करते हैं, जितना बेचते समय कॉल करते हैं, क्लेम के टाइम पे कितना कॉल करते हैं। मैं ऑम्बड्समैन केसेस करता हूँ, जिनका आपने नाम लिया और जिनका आपने नाम नहीं भी लिया, इनके बहुत सारे ऑम्बड्समैन केसेस मैं कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज क्लेम मिल सकता था उनको, जस्ट बिकॉज उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया इसलिए क्लेम नहीं मिला, तो आज मैं करवा के दे रहा हूँ। अब ऑब्वियसली फिर उसके लिए मैं चार्ज कर लूंगा, बट वो तो उपाय नहीं है, बट क्लेम तो मिलेगा हमको। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि आप पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, उनको बताते हैं, आने वाले टाइम में एआई ये सारे काम करने लगेगा जो आज आप कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आपको लगता है फिर आपकी जरूरत पड़ेगी लोगों को? फिर भी पड़ेगी, जरूरत है सर। जरूरत सबसे पहले तो ये है कि लोग एआई तक भी तब पहुंचेंगे ना जब, अभी तो फिलहाल लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज की जरूरत है। हमें वो फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत ही फील नहीं है अभी तो फिलहाल। फिर आएगी लिटरेसी और फिर एआई एक सिस्टमेटिक वे में ही काम कर सकता है। एआई हर चीज में घुस रहा है आज के डेट में। इंडिया में काफी सारे म्यूचुअल फंड्स जो नए आ रहे हैं वो प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा एआई बेस्ड है, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, वो सब अच्छी बात है, बट कहीं कहीं कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान ही समझ के आपको समझा सकता है। एआई सिस्टमेटिक वे में आपको बता देगा, बट ये फाइनेंशियल, मैंने बोला ना मेरा जो कंपनी है फिनटेल, लेकिन क्लाइंट को क्लेम नहीं दिला पाएगा एआई, क्लेम नहीं दिला पाएगा, टेलर मेड उतना नहीं सॉल्यूशन कर पाएगा, आपकी इमोशंस को नहीं समझ पाएगा कि आप कितना अपने बेटी से इमोशनली कनेक्टेड हो उसकी शादी को लेके। वो जो इमोशन मैं और आप शायद कनेक्ट करेंगे वो एआई नहीं कनेक्ट करेगा। उसके लिए शादी एक इवेंट है जिसके लिए एक फिगर ऑफ अमाउंट चाहिए, बट हम जो कनेक्शन फील करेंगे, या हेल्थ इंश्योरेंस में वो हॉस्पिटल में क्या पेन होता है जब कोई अपना बंदा होता है, उस टाइम पे खाली क्लेम अमाउंट नहीं दिखता है, तो वो सारा एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्या बात है। ओके, एट लास्ट मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ फ्यू वर्ड्स, कुछ गाइडेंस दें, कुछ शब्द दें, कुछ मैसेज दें, सो दैट कि वो लोग आपसे कनेक्ट कर पाए। सर सारे व्यूअर्स जो भी ये रील इनके थ्रू आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे देख रहे हैं, पहली बात तो मैं कहूँगा इन फाइनेंशियल अवेयरनेस को प्रायोरिटी समझिए, अपने बच्चों को भी इस फील्ड में थोड़ा एजुकेट करिए। कुछ भी प्रोडक्ट लें तो उससे पहले उसके बारे में जान लीजिए। जैसे मैंने इस पॉडकास्ट में बहुत बार कहा, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो CAGR जान के इन्वेस्टमेंट करिए। म्यूचुअल फंड बेस्ट है, जस्ट बिकॉज नहीं कि रिटर्न अच्छा देता है, फ्लेक्सिबल है, सिक्योर्ड है, और भी सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, बट म्यूचुअल फंड इज द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट। पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर कराइए, जैसे हम डॉक्टर मेडिकल फील्ड में सेकंड ओपिनियन लेते हैं, फाइनेंशियल फील्ड में भी सेकंड ओपिनियन बहुत जरूरी है। और मैं तो ठोक बजा के कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी, आप 10 जगह खबर कर लो। ठीक है, मतलब क्योंकि मुझे पता है, मैं एज ऑफ टुडे, हमने स्टार्टिंग में बात करी, क्या पता कल इससे बेटर प्रोडक्ट आ जाए। एज ऑफ टुडे आज का बेस्ट प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूँ और चीपेस्ट प्रीमियम में दे रहा हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, सुकून की नींद आती है। तो मैं ठोक बजा के कहता हूँ आप 4 जगह खबर कर लो। तो आप भी चाहे आपने किसी से भी लिया हो, सेकंड ओपिनियन जरूर लो। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम इंडिया में जगह जगह होती रहनी चाहिए। मेरी कहीं पे भी कभी भी जरूरत पड़े, विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, काफी सारे लाइंड अप है। और भी मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें दूं कि लोगों के बीच जाके इसको अवेयरनेस करूं, तो मुझे शायद बेचने से ज्यादा इसमें खुशी होगी 100 लोग अगर अवेयर हो जाएं। और मिस सेलिंग से बचना आप ही के ऊपर है, बेचने वाला तो बेचेगा, आपको नहीं खरीदना है। जैसे हर जगह लिखा होता है बम से सावधान रहें और पॉकेट मार से सावधान रहें, कहीं लिखा हुआ नहीं रहता कि चोरी ना करें और बम ना लगाएं जी। तो बेचने वाला बेचेगा, मिस सेलिंग करने वाला करेगा। आप अवेयर हो जाइए, आप उससे बचिए, तभी बच पाओगे। क्या बात है।
तो अगर आप अंकुर सर से कनेक्ट करना चाहते हैं या एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आप किसी को सर्च कर रहे थे कि जो आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें कि कितना पैसा एसआईपी में, कितना म्यूचुअल में, कितना हेल्थ इंश्योरेंस में, कितना टर्म में, कितना लाइफ में और कितना सेविंग अकाउंट में और टैक्सेशन को कैसे बचा सकते हैं, तो ही इज द ओनली राइट एंड द जेन्युइन पर्सन जो आपसे कोई कंसल्टेशन फीस या प्रोफाइल मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या रिव्यू के कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं और टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी करते रहेंगे क्योंकि उनको वो काम करने में खुशी मिल रही है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल, कंप्लीट एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा, तो आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इन एनी केस अगर अंकुर सर फेमस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जिनके पास लाखों कॉल हैं डेली बेसिस पे और आपके जवाब नहीं दे पा रहे हैं अपने नंबर पर, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे भाई पूछ लेना, आपको हर एक सवाल का जवाब कमेंट में तो दिया ही जाएगा। इतना तो टीम है, इतनी मैन पावर है। बिल्कुल। बाकी हम यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारे अंकुर सर के और हम लोगों के प्रोग्राम फाइनेंस वाले हर जगह हो, क्योंकि इंडिया में फाइनेंस लिटरेसी है, ये मैं भी एडमिट करता हूँ। अभी भी लोगों को एसआईपी, सीएजीआर, मुझे भी, मैं खुद भी बोल रहा हूँ, मैं इतने पॉडकास्ट कर चुका हूँ इस टॉपिक पे, अभी भी मुझे भी ढंग से याद नहीं हो पाए वो सारे टर्म्स। तो ये सबको जानना बहुत जरूरी है। जब आप नमक खरीद रहे हो, जैसे उसमें पता है आयोडीन है, ऐसे ही पॉलिसी खरीद रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या है पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉडकास्ट देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एंड अंकुर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर व्हाट अ ग्रेट पॉडकास्ट। 1 मिनट या 1 सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि आपने कुछ ऐसा बताया कि यार मुझे नहीं पता या पता सर है। मुझे भी नहीं लगा, मैं कुछ नहीं, मैं तो जो सर मेहनत तब होती है ना जब कुछ बना के बोलना पड़ता है। एग्जैक्टली। मैंने जो काउंसलिंग में सेमिनार्स भी करता था ऐसा ही है, मतलब आप अगर अभी मुझे बोल दो एक 200 लोगों का इन्वेस्टर अवेयरनेस या कुछ करना, आई कैन स्टैंड, क्योंकि मुझे कुछ नया नहीं बोलना, कुछ बनाना नहीं है, जो है वो सामने है। डन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अभी तक देखा, हमें सुना, थैंक्स फॉर ऑल वाचिंग, कि आप इतनी देर से हमें सुन रहे हो। आप लोगों के कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।